लेट्स सपोज आपको एक बहुत ही मोटी सी बुक दे दी जाए एंड आपको बोला जाए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको इस बुक में सर्च करना है। एंड जैसे ही आप बुक ओपन करते हो आप देखते हो कि इंडेक्सिंग तो है ही नहीं, कोई कंटेंट वाला पेज नहीं है, पेज नंबर भी गायब है। तो ऑब्वियसली आपको सर्च करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। आप पेज बाय पेज सर्च करोगे, पूरा का पूरा रीड करोगे, दैट मीन्स आप पूरा का पूरा बुक ही स्कैन करोगे, तब जाके आपको वो प्रॉपर टॉपिक मिल पाएगा। काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन वहीं अगर आपके पास इंडेक्सिंग दे दी जाए, टॉपिक वाइज आपको पेज नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आप फटाफट यहाँ पे टॉपिक देखोगे एंड आपको लोकेशन मिल जाएगा कि इस लोकेशन पे आपका टॉपिक अवेलेबल है और आप फटाक से उस टॉपिक पे चले जाओगे। तो कुछ सिमिलर तरीके से आपका यहाँ पे MongoDB में भी इंडेक्सिंग काम कर रहा होता है। एंड इंडेक्सिंग के बिना परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गंदा हो सकता है एंड काफ़ी केसेस में इंडेक्सिंग लगाने पे भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा गंदा हो सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ इंडेक्सिंग लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है और एक्चुअली में इंडेक्सिंग होती क्या है। तो इंडेक्सिंग होती क्या है ये तो आपको इसी से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से MongoDB में भी इंडेक्सिंग होती है, जिससे कि आपका रीड ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। आपको कोई भी क्वेरी करनी है ईमेल के बेसिस पे, नेम के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, आप उस क्वेरी को बहुत ज्यादा तेज बना सकते हो, बहुत ज्यादा फास्ट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? तो ऑब्वियसली इंडेक्सिंग के हेल्प से। इमेजिन करो आपके पास 10 लाख यूजर्स हैं, अब बहुत सारे यूजर्स हैं, ऑब्वियसली तभी आपको इंडेक्सिंग की नीड पड़ेगी। छोटे मोटे कलेक्शंस में तो ऑब्वियसली इंडेक्सिंग की नीड नहीं है, ऑलरेडी वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख यूजर है या उससे ज्यादा यूजर है, या लेट्स सपोज 1 लाख ही यूजर है और आप क्वेरी चलाते हो कुछ इस तरीके से db.users.find email एंड यहाँ आप ईमेल मेंशन करते हो, तो ऑब्वियसली ईमेल यूनिक ही होगा। 10 लाख यूजर में से किसी एक बंदे का ये वाला ईमेल होगा। तो अब 10 लाख डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद ये एक बंदा मिले तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा होगा। लेकिन वही अगर इंडेक्सिंग कर दी जाए तो MongoDB पूरा डेटाबेस स्कैन नहीं करेगा। पूरा डेटाबेस स्कैन करने के बजाय वो आपको सीधा का सीधा रिजल्ट दे देगा, डायरेक्ट उस डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएगा। कैसे? यूजिंग इंडेक्स, जैसे कि बुक में सर्च कर रहे थे हम लोग। तो अगर इंडेक्स ना हो तो MongoDB को पूरा का पूरा डेटाबेस यानी कि पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन करना पड़ेगा। एंड अगर इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर दी जाए तो डायरेक्टली वो मिली सेकेंड में अपने रिजल्ट तक पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी, काफी ज्यादा ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा एंड बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं इंटरनली भी आपको दिखाऊंगा कि हाँ एक्चुअली में यहाँ पे कलेक्शन स्कैन हो रहा है एंड यहाँ पे आपके पास इंडेक्स स्कैन हो रहा है, सब कुछ बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो व्हाट इज इंडेक्सिंग? सिंपल लैंग्वेज में इंडेक्स एक शॉर्टकट या फिर रेफरेंस आप कह सकते हो। लोकेशन बेसिकली स्टोर कर रहा होता है आपका, जिससे कि आप डायरेक्ट उस लोकेशन पे जा सकते हो, उस डॉक्यूमेंट को फेच कर सकते हो। विदाउट इंडेक्स फुल कलेक्शन स्कैन होगा, पूरा का पूरा जो आपके पास कलेक्शन है, कलेक्शन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पूरा का पूरा स्कैन करेगा, तब जाके आपको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ढूंढ के देगा या जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप मंगाना चाहते हो, क्वेरी करना चाहते हो। लेकिन अगर वही इंडेक्स दे दी जाए तो डायरेक्ट सर्च हो जाएगा एंड काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा आपका सर्च। तो हाउ इंडेक्स वर्क्स इंटरनली, इस पे आएंगे अभी तुरंत, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कोड के थ्रू दिखाना चाहता हूं। इसके लिए मैं यहाँ पे बने बनाए जो हमारे पास कलेक्शंस हैं पहले से, उसे मैं यूज करूंगा। आपके पास अगर नहीं है, प्रीवियस लेक्चर्स आपने फॉलो नहीं कर रखे, कोई परेशान नहीं होना है। कोई भी एक कलेक्शन अपने हिसाब से बना लो, कोई भी रैंडम डेटा ले लो एंड सर्च करो, सेम तरीके से आपका यहाँ पे काम करेगा। बस ध्यान रखना कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से मैं यूजर वाला पूरा का पूरा कलेक्शन ले लेता हूँ एंड इसी पे काम करता हूँ। तो टेस्ट के अंदर ये जो टेस्ट वाला डेटाबेस है उसके अंदर यूजर नाम का कलेक्शन है, इसी पे काम करते हैं। तो यूज टेस्ट एंड अगर मैं यहाँ पे यूज ना भी दूँ तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट ये टेस्ट के अंदर ही होता है। एंड यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे db.users.find एंड कोई एक क्वेरी लगाते हैं। यहाँ पे अमित वर्मा सर्च करते हैं। ये अमित वर्मा मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे क्वेरी में लगा दूंगा। तो अमित वर्मा मैं सर्च कर रहा हूँ, तो क्या ये सर्च हो जाएगा? ऑब्वियसली इसमें कौन सी बड़ी बात है, अमित वर्मा सर्च करने में क्या ही परेशानी है। तो ये लो अमित वर्मा सर्च होकर आपके पास आ चुका है। एक ही डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स थे? टोटल थे 9 डॉक्यूमेंट्स। 9 में से इसने एक सर्च कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसने सर्च कैसे किया। क्या पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन किया, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि बिना इंडेक्सिंग के पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन करता है। तो क्या हम देख सकते हैं? ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगा, बिना दिखाए तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं बताने लगूंगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन का मैं यूज करूंगा। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइंड कर रहे थे, अभी मैं एक्सप्लेन का यूज कर रहा हूँ। एक्सप्लेन से आपको पूरा का पूरा MongoDB ये बता रहा होता है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, किस तरीके से ये सर्च कर रहा है, क्या क्या इंटरनली ये कर रहा है। तो जैसे ही .explain मेथड में लगा के इसे रन करूंगा, आप देखो यहाँ पे आपके पास काफी सारी डिटेल्स आ रही हैं। सब पे फोकस नहीं करना है आपको, थोड़ा सा नीचे आओ विनिंग प्लान में एंड यहाँ पे आप देखो स्टेज के अंदर कॉलम स्कैन, आपका कॉलम स्कैन में बोल रहा हूँ, कलेक्शन स्कैन आपके पास हो रहा है। पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन हो रहा है एंड फिल्टर जो भी आपने यहाँ पे लगा रखा है कुछ इस तरीके से। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आप ऑपरेटर्स वगैरह यूज कर रहे होते हो, तो इंटरनली अगर आप ऑपरेटर यूज नहीं भी कर रहे हो तो भी यहाँ पे ऑपरेटर आपका लग रहा होता है।
एंड के केस में भी मैंने बताया था इक्वल टू वगैरह ETC से, खैर वो टॉपिक नहीं है हमारा, बट फिर भी अब देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत देखने में क्या ही परेशानी है। तो यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन हो रहा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही है, बट उससे आपको मतलब नहीं है। यहाँ पे आपके पास हो क्या रहा है, कलेक्शन स्कैन हो रहा है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टैट्स देखना चाहता हूँ, और क्या मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टैट्स मिल रहा है? तो एग्जीक्यूशन स्टैट्स नाम का तो कोई फील्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे पैरामीटर में पास कर दूंगा एग्जीक्यूशन स्टैट्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टैट्स पास करूंगा एक्सप्लेन के अंदर, अब मैं रन करता हूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन स्टैट्स नाम का फील्ड आपके पास ऐड हो चुका है। ये आपको और भी ज्यादा डिटेल जानकारी दे रहा है। सबसे पहले तो ये ऑब्वियसली अभी भी कलेक्शन स्कैन ही कर रहा है, स्कैन तो हमने चेंज नहीं किया, कलेक्शन स्कैन ही कर रहा है, पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन कर रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि आप यहाँ पे देखो टोटल डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन 9, दैट मीन्स 9 डॉक्यूमेंट्स थे कलेक्शन के अंदर, एंड इसने पूरे के पूरे 9 डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया है। एंड रिटर्न कितना डॉक्यूमेंट किया है? 1 डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स 9 के 9 इसने सर्च किए एंड 1 डॉक्यूमेंट ढूंढ के दिया। ऑब्वियसली एक ही डॉक्यूमेंट था वहां पे अमित वर्मा का, तो 1 डॉक्यूमेंट इसने ढूंढ के दिया। अब क्या होता अगर आपके पास यहाँ पे 10 लाख यूजर्स होते, मिलियंस ऑफ यूजर्स होते, बिलियंस ऑफ यूजर्स होते, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसिकली एक परफॉर्मेंस इशू फेस करते। काफ़ी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा होता है सर्च करने में, क्योंकि पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन कर रहा होता। बट इसको आप फास्ट कर सकते हो, फास्ट बना सकते हो ऑब्वियसली इंडेक्सिंग के थ्रू। आप इंडेक्सिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। db.users.create इंडेक्स का आपको यूज करना है। अब किस फील्ड पे? तो यूजर्स वाले कलेक्शन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। किस फील्ड को इंडेक्स आपको बनाना है, किस फील्ड में आपको इंडेक्स प्रोवाइड करनी है, किस फील्ड के बेसिस पे आपको इंडेक्सिंग क्रिएट करनी है? तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि नेम के बेसिस पे मुझे इंडेक्सिंग क्रिएट करनी है। और ऑब्वियसली जब भी हम लोग इंडेक्सिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो इंटरनली जो ये सर्च प्रोसेस कर रहा होता है वो बेसिकली बी ट्री पे बेस्ड होता है, एंड यहाँ पे आपके पास ये शॉर्टेड फॉर्म में सारे का सारा डेटा रख रहा होता है, एंड उस बेसिस पे सर्च कर रहा होता है। उस पर भी अभी चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम 1 दिया, इसका मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रखना। अगर मैं यहाँ पे -1 देता हूँ तो इसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रखना। सॉर्टिंग वगैरह भी हमने इसमें देखी है। तो मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके इंडेक्स क्रिएट कर दो नेम वाले फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रन करूंगा, रन करता हूं, आप देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग क्रिएट हो चुकी है। अब MongoDB के पास ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप पूरा का पूरा इंडेक्स देख पाओ कि किस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा ट्री जनरेट हुआ है एंड कहाँ पे क्या लोकेशन प्रेजेंट है, क्या इंडेक्स है, वो फीचर तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक फीचर है जिससे कि आप एटलीस्ट इतना देख सकते हो कि इंडेक्सिंग आपके पास क्रिएट कौन कौन सी हो रखी है एंड असेंडिंग है या फिर डिसेंडिंग है। तो db.users.get इंडेक्स का यूज करेंगे, ठीक है, गेट इंडेक्स का यूज करेंगे, गेट इंडेक्सेस। और जैसे ही आप गेट इंडेक्सेस का यूज करोगे आपको यहाँ पे सारे के सारे इंडेक्सेस दिख जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट आईडी पे ऑलरेडी इंडेक्सिंग की रखी होती है। मैंने आपको बताया था आईडी आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे जनरेट किया जाता है, एंड इंडेक्सिंग वगैरह भी हो रखी होती है। पहले भी मैंने आपके पास ये कुछ टर्म्स रिपीट किए थे, बट आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि इंडेक्सिंग वगैरह हमने पढ़ा नहीं था। बट अभी आप ध्यान से देखो कि आईडी में ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग पहले से की होती है। तो यहाँ पे अगर आप आईडी के बेसिस पे सर्च कर रहे हो तो रीड ऑपरेशन ऑलरेडी काफी ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन नेम के बेसिस पे पहले यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं की थी, तो मैंने यहाँ पे नेम के बेसिस पे इंडेक्सिंग कर दी है। तो अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेम वाले जो हमारा की है वहाँ पे इंडेक्सिंग हो रखी है और नेम 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली बता रहा है कि आपके पास यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में पूरा का पूरा इंडेक्स क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे की आपके पास क्या है, नेम है। और भी मल्टीपल कीज हो सकती थी, नेम एज दोनों कंबाइन भी कर सकते, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ रही होती। तो सारे टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग पढ़ेंगे। फिलहाल तो बस थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि हाँ, हमने क्रिएट इंडेक्स किया, इंडेक्स क्रिएट करके हमने देखा कि नेम पे इंडेक्स क्रिएट हुआ है क्या। तो हाँ, नेम पे इंडेक्स क्रिएट हुआ है। क्या हम डिलीट कर सकते हैं इंडेक्स को? अभी सर्च करके भी देखेंगे इंडेक्स लगाने के बाद, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखते चलो कि डिलीट कर सकते हैं क्या। db.users.delete इंडेक्स, डिलीट तो नहीं होता है, आई एम सॉरी, ड्रॉप इंडेक्स, ठीक है। तो ड्रॉप इंडेक्स में आप या तो ये पूरा का पूरा इसका नेम पास कर दो, या फिर आप यहाँ पे इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स करते समय डाला था नेम 1, आप यहाँ पे ये डाल सकते हो। तो ये आपके पास ड्रॉप कर देगा इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे एक इंडेक्स ड्रॉप हो चुका है आपके पास। अब मैं वापस से गेट इंडेक्स करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा गेट इंडेक्स। तो यहाँ देखो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स बचा है जो कि ऑटोमेटिकली आपके पास जनरेट हो रहा होता है अंडरस्कोर आईडी में, एंड नेम वाला इंडेक्स आपके पास डिलीट हो चुका है। मैं वापस से क्रिएट करता हूँ इंडेक्स, यहाँ पे देखो ये वापस से क्रिएट हो चुका है, एंड मैं यहाँ पे गेट इंडेक्स को ऐसे ही रहने देता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इंडेक्स जनरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे देखो इंडेक्स जनरेट हो चुका है। और ड्रॉप करने के लिए आपके पास एक और तरीका है, ये पूरा का पूरा कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग में डाल दो पैरामीटर, तो ये आपके पास ड्रॉप हो जाएगा। एक्चुअली मैंने गेट में डाल दिया, आई एम सॉरी, ड्रॉप में डालना था। तो यहाँ पे मैं इसे अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, तो ऐसे भी आप ड्रॉप कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा ये देखो आपके पास इंडेक्स ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो क्रिएट करना आपको आ गया, बहुत ही सिंपल है। जैसे फाइंड वगैरह कर रहे होते हैं तो वैसे ही आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। 1 और -1 देके आप बता सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके इंडेक्स बनाना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके इंडेक्स बनाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बाइनरी सर्च वगैरह भी पढ़ा होगा, किस तरीके से काम कर रहा होता है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर बी ट्री TCTC नहीं पढ़ा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बाद में जाके पढ़ लेना। डेटा स्ट्रक्चर वाली पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप बाद में जाके आराम से डिटेल में पढ़ना। अभी फिलहाल के लिए बस आप इतना तो एटलीस्ट समझ सकते हो कि यहाँ पे इंडेक्सिंग करने के लिए आपके पास बी ट्री यूज हो रहा है एंड असेंडिंग या डिसेंडिंग मैटर करता है। असेंडिंग वे में आप सॉर्ट कर रहे हो, डिसेंडिंग वे में आप सॉर्ट कर रहे हो, तो अगर 1 दे रहे हैं दैट मीन्स असेंडिंग वे में सॉर्ट होकर इंडेक्स क्रिएट हो रहा है, -1 दे रहे हैं दैट मीन्स डिसेंडिंग वे में सॉर्ट होकर इंडेक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इतना आपको पता है। असेंडिंग मतलब लो टू हाई, डिसेंडिंग मतलब हाई टू लो। ठीक है, तो यहाँ पे गेट इंडेक्स करके हम लोग देख सकते हैं कि इंडेक्स हमारा अभी है या फिर नहीं है। तो अभी तो इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स हमने डिलीट कर दिया है। तो वापस इंडेक्स बना लेते हैं नेम पे। तो नेम पे हमने इंडेक्सिंग क्रिएट कर दी है, बहुत ही अच्छा। अब क्योंकि हमने नेम पे इंडेक्सिंग क्रिएट कर दी है तो अब हमें देखना है कि हम जो फाइंड कर रहे हैं अमित वर्मा, तो क्या चेंजेस आए यहाँ पे फाइंड करने में, बेसिकली किस तरीके से MongoDB फाइंड कर रहा है ये देखना है। पहले तो पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन कर रहा था, पूरा का पूरा 9 डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर रहा था, मिल कितना रहा था, 1 मिल रहा था। अभी भी 1 ही मिलेगा, लेकिन अब देखते हैं कि कलेक्शन बेसिकली पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन हो रहा है या फिर नहीं। तो रन करते हैं और ये क्या एरर दे रहा है, अच्छा यहाँ पे 1 गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टैट्स होगा, बढ़िया। तो रन करते हैं। यहाँ पे आप देखो आपके पास एग्जीक्यूशन स्टैट्स के अंदर आप आके देखो, यहाँ पे आपको ये स्टेज तो फैच ही मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आके आप यहाँ पे देखोगे इनपुट स्टेज के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है IX स्कैन, दैट मीन्स इंडेक्स स्कैनिंग। तो यहाँ पे अब इंडेक्स के बेसिस पे ये स्कैनिंग कर रहा है, ना कि पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन कर रहा है। और थोड़ा सा नीचे आओ आप एग्जीक्यूशन स्टेट के अंदर, तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि टोटल डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन्ड है आपके पास 1, दैट मीन्स 9 डॉक्यूमेंट्स इसने एग्जामिन किए ही नहीं। यहाँ पे इसने 1 डॉक्यूमेंट एग्जामिन किया एंड इसे 1 डॉक्यूमेंट मिल गया। डायरेक्ट इसने सर्च कर लिया, डायरेक्ट पूरे के पूरे 9 डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधे गया और उस डॉक्यूमेंट को उठा के ले आया। तो ये कैसे हो रहा होता है अभी मैं बताता हूँ कैसे हो रहा होता है, बट इतना सा थोड़ा सा आप भी ट्राई करके देखो अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे, जिस पे भी आप कर रहे हो, तो आपको मजा आएगा। किस तरीके से इंडेक्स बनाना है, किस तरीके से ड्रॉप करना है, एंड इंडेक्स बनाने के पहले कलेक्शन स्कैन हो रहा था वो आप देखो खुद से, एंड किस तरीके से कितने डॉक्यूमेंट एग्जामिन हो रहे थे एंड कितने रिटर्न हो रहे थे। बस 2-3 चीजें तो मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी डिटेल्स हैं, उस पर नहीं जाना है। 2-3 चीजें कि कौन सा स्कैन हो रहा है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे विनिंग प्लान में स्टेज में आप देख सकते हो कि कौन सा स्कैन हो रहा है। एक्चुअली इनपुट स्टेज में यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स स्कैन हो रहा है या फिर कलेक्शन स्कैन हो रहा है। तो अभी इंडेक्स स्कैन हो रहा है, बिना किए पहले कलेक्शन स्कैन हो रहा था। और क्या चेंज हमने देखा, और चेंज देखा हमने कि यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ 1 डॉक्यूमेंट एग्जामिन हुआ, डायरेक्ट हमें मिल गया। 1 एग्जामिन हुआ और 1 हमें मिल गया डायरेक्ट, यानी कि मिल ही गया डॉक्यूमेंट। एंड पहले क्या हो रहा था, पूरे पूरे 9 डॉक्यूमेंट एग्जामिन हो रहे थे, 1 मिल रहा था। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि वर्क किस तरीके से कर रहा होता है। तो यहाँ पे इंटरनली जो ये काम कर रहा होता है, इंप्लीमेंट जो यहाँ पे हो रहा होता है पूरा का पूरा ये इंडेक्सिंग, वो बी ट्री पे बेसिकली इंप्लीमेंट हो रहा होता है। इंटरनली जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है वो हो रहा होता है बी ट्री। अगर मैं मोर प्रिसाइजली कहना चाहूँ तो B+ ट्री एक्चुअली यूज हो रहा होता है। बाकी आप डेटा स्ट्रक्चर अगर पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो ऑब्वियसली आप जाके थोड़ा बहुत बी ट्री के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर करना चाहते हो बहुत ही अच्छी बात है, आप जाके कर सकते हो। डेटा स्टोर्ड फॉर्म में क्या लिख दिया मैंने, डेटा सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होता है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं लिख रहा हूँ। डेटा सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, बहुत ही बढ़िया। तो बी ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, डेटा सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होता है। उसके लिए हम लोग बता सकते हैं कि असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में। असेंडिंग के लिए 1 एंड डिसेंडिंग के लिए -1। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बेसिकली ड्राई रन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा होता है। यहाँ पे लेट सपोज आपके पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से। 1 डॉक्यूमेंट, ये हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट, ये हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट, ये हो गया चौथा डॉक्यूमेंट। मान लेते हैं कि 4 ही डॉक्यूमेंट है हमारे पास। बहुत सारी डिटेल्स होंगे, मुझे बहुत सारी डिटेल से मतलब नहीं है। 1 डॉक्यूमेंट में बहुत सारी डिटेल्स होंगे। मुझे फिलहाल इंडेक्सिंग करनी है एज पे, तो मैं एज को यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो एज है इसका 16, फिर नीचे वाले का यहाँ पे एज है, और भी डिटेल्स हैं लेकिन सिर्फ एज से मतलब है। यहाँ पे एज है 15, यहाँ पे एज है आपके पास 18,
एंड यहाँ पे एज है आपके पास 11। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जो यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग लगाएंगे, तो इंडेक्सिंग लगाने पे क्या होता है, इंडेक्सिंग लगाने पे आपके पास एक सेपरेट स्टोरेज क्रिएट होता है, एक सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो ऑब्वियसली जब भी आप इंडेक्सिंग करते हो आपके पास स्टोरेज भी वो खा रहा होता है, स्टोरेज भी ले रहा होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप इंडेक्सिंग करोगे स्टोरेज जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि हर जगह इंडेक्सिंग कहाँ करना होता है कहाँ नहीं करना होता, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टोरेज जाएगा आपका, ये ध्यान में रखना। साथ ही साथ राइट ऑपरेशन थोड़ा सा स्लो होगा, क्यों होगा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो अभी रहने दो। ठीक है, अभी इतना रहने दो। तो यहाँ पे एज 16, 15, 18 एंड 11 है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इंडेक्सिंग करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं इंडेक्सिंग करूंगा यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपके पास इंडेक्स क्रिएट होगा। यहाँ पे एज सबसे पहले शॉर्टेड फॉर्म में, असेंडिंग या डिसेंडिंग आप देख लो आपको किस फॉर्म में करना है। तो लेट से मैं असेंडिंग वे में कर रहा हूं, तो सबसे पहले यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपके पास 15, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे 16 है ना, 16, फिर उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे 18। तो शॉर्ट हो गया। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एज ही आपके पास स्टोर होगा, यहाँ पे एज के साथ साथ लोकेशन भी स्टोर होगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 कौन से लोकेशन पे था, यहाँ पे अब लोकेशन तो एक्चुअली मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से बोल देता हूँ डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डॉक्यूमेंट 4। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट 4 लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे इसका पॉइंटर बेसिकली लोकेशन स्टोर होगा, ताकि डायरेक्टली ये 11 ढूंढ के डायरेक्टली उस लोकेशन पे जा पाए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट 4 कहने का मतलब है कि यहाँ पे पूरा का पूरा लोकेशन स्टोर होगा डॉक्यूमेंट 4 का, और डायरेक्टली वो इस जगह जा पाएगा। बहुत ही अच्छा। तो डॉक्यूमेंट 4 का लोकेशन यहाँ पे आ गया। 15 कौन से लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, डॉक्यूमेंट 2। 16 कौन से लोकेशन पे है, डॉक्यूमेंट 1 लोकेशन पे, बहुत ही बढ़िया। 18 कौन से लोकेशन पे है, डॉक्यूमेंट 1, 2, 3। तो कुछ इस तरीके से आपके पास पूरी की पूरी इंडेक्सिंग क्रिएट होगी। एंड जैसे ही आप सर्च करोगे, पहले जो आप सर्च कर रहे थे तो वो एक एक करके पहले इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, कुछ इस तरीके से ढूंढ रहा था, एंड पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन कर रहा था आपका। लेकिन अब इंडेक्सिंग करने के बाद जैसे ही आप 16 पे आओगे तो यहाँ पे देखेगा यहाँ पे 16 है, एंड डॉक्यूमेंट 2 पे चला जाएगा। कहाँ है डॉक्यूमेंट 2, ये डॉक्यूमेंट, अच्छा ये डॉक्यूमेंट 1 है, डॉक्यूमेंट 1 पे चला जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और क्योंकि शॉर्टेड फॉर्म में है तो डायरेक्टली ये ढूंढ पाएगा। अनशॉर्टेड वे में ढूंढने में पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टेड वे में है तो डायरेक्टली एज पे जाएगा, एंड वहां से उसे पॉइंटर मिल जाएगा कि कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, बेसिकली कहाँ इसका लोकेशन है। तो कुछ इस तरीके से आपका इंडेक्सिंग काम कर रहा होता है। बहुत ही बढ़िया। लेकिन किन्हीं को अगर आइडिया नहीं है, ये डेटा स्ट्रक्चर उन्होंने पहले कभी छुआ भी नहीं है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है अभी के लिए कि यहाँ पे आपके पास ये शॉर्टेड वे में नहीं था, यहाँ पे जो बीट्री यूज हो रहा है वो भी भूल जाओ, यहाँ पे आपके पास शॉर्टेड वे में काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा शॉर्टेड वे में अरेंज है। तो अगर आपके पास मान लो 15 ही आपको फाइंड करना है, तो आपको पता है कि 11 और 16 के बीच में ही आएगा 15, तो डायरेक्टली आप 15 पे जाओगे एंड यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, एंड डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाके आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस पूरा का पूरा फास्ट हो जाता है। एंड ये ज्यादा फास्ट तब या ज़्यादा बेटर तब होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं तो कोई मतलब नहीं है फालतू में स्टोरेज खर्च करने का, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेरी उसमें बेसिकली यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आप कर रहे हो, तो उस केस में आपको इंडेक्सिंग करनी ही चाहिए। एंड वो सारी की सारी चीज़ें अभी देखेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा। अब बारी है टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस की, एंड यही आपका कोर पार्ट है जहां से बहुत तगड़े 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 इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल 4 टाइप्स के इंडेक्सेस आपके पास होते हैं। सबसे पहला सिंगल फील्ड इंडेक्स, जो कि जस्ट अभी हमने समझा है। दूसरा है कंपाउंड इंडेक्स, तीसरा है मल्टी की इंडेक्स, चौथा है टेक्स्ट इंडेक्स। तो एक एक करके सबको समझते हैं बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले सिंगल फील्ड इंडेक्स, जो कि जस्ट अभी हमने देखा, एक फील्ड पे इंडेक्सिंग। बहुत ही आसान है, किसी एक फील्ड पे इंडेक्सिंग आपको करनी है। अगर पर्टिकुलर फील्ड पे ज्यादा क्वेरी हो रही है किसी पर्टिकुलर फील्ड पे, तो उस फील्ड पे आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, एंड किस तरीके से क्वेरी करना है वो आपको पता है। तो सर्च बाय वन फील्ड, अगर एक फील्ड के बेसिस पे आपको सर्च करना है तो सिंगल फील्ड इंडेक्सिंग कर सकते हो एंड आपका काम हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंपाउंड इंडेक्स। अब इस पे काफी प्यारे प्यारे इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले समझ लेते हैं कंपाउंड इंडेक्स होता है क्या है। तो कंपाउंड इंडेक्स मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा फील्ड को मिलाकर आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, तो मल्टीपल फील्ड पे इंडेक्स कर रहे हो, तो उसे हम लोग कंपाउंड इंडेक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम पे भी आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, साथ ही साथ एज पे भी। ध्यान से सुनना, नेम पे अलग से इंडेक्स नहीं कर रहे हैं, एज पे अलग से इंडेक्स नहीं कर रहे हैं। नेम और एज को दोनों को कंबाइंड करके एक साथ इंडेक्स कर रहे हैं। अलग अलग करने में और एक साथ करने में बहुत डिफरेंस है। एक साथ कर रहे हैं तो कंपाउंड इंडेक्स बोलेंगे, अलग अलग कर रहे हैं तो सिंगल फील्ड इंडेक्स ही होगा। एंड वहां पे भी एक प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, जस्ट अभी मैं आपको बताता हूं। तो अगर एक साथ कर रहे हैं तो कंपाउंड इंडेक्स बोलेंगे। अब एक साथ कैसे कर सकते हैं, अभी देखते हैं। हमारे पास डेटा क्या था,
डेटा में हमारे पास है नेम है, एज है, सिटी है, ईमेल है। तो लेट्स से नेम और एज को मिला के हम लोग कंपाउंड इंडेक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड मैं बोलूँगा इंडेक्स क्रिएट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से इंडेक्सेस हमारे पास हैं। db.users.getIndexes एंड फटाफट रन कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास ये 2 इंडेक्स है, आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है एंड यहाँ पे नेम पे इंडेक्सिंग कर रखी है और वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये वाला इंडेक्स हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं, db.users.dropIndex एंड ये वाला इंडेक्स हमारा ड्रॉप हो जाएगा। ऑलराइट, रन करते हैं। तो इंडेक्स ड्रॉप हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स है। अब क्या करना है, हमें एक कंपाउंड इंडेक्स बनाना है। तो db.users.createIndex एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा कि नेम पे इंडेक्स बनाओ, असेंडिंग ऑर्डर में ही करेंगे एंड साथ ही साथ एज पे भी इंडेक्स बना दो, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। बहुत ही बढ़िया। तो नेम पे भी इंडेक्स बन जाएगा, एज पे भी इंडेक्स बन जाएगा, लेकिन अलग अलग नहीं, एक साथ कंपाउंड इंडेक्स बन रहा है। ध्यान से देखना आपके पास आउटपुट में क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स बनाता हूँ और आप यहाँ पे देखो नेम 1 एज 1 इस तरीके से आ रहा है। दैट मीन्स ऑर्डर बहुत मैटर करता है। यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है। कैसे ऑर्डर मैटर करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर नेम 1 और एज 1 मैंने किया तो यहाँ पे इंडेक्स आपके पास बना कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेम भी असेंडिंग ऑर्डर में, एज भी असेंडिंग ऑर्डर में। बहुत ही अच्छा। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करूँ db.users.createIndex एंड मैं बोलूँ पहले एज पे इंडेक्सिंग कर दो फिर नेम पे इंडेक्सिंग करना। ठीक है, बेसिकली पहले एज पे इंडेक्सिंग होगा एंड उसके बाद नेम पे इंडेक्सिंग होगा। तो किस तरीके से एंड कंबाइंड ही हो रहा है दोनों। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो एज 1 नेम 1 अब इस तरीके से आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास लेट्स से अगर हम लोग कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग कर रहे हैं, नेम 1 एंड फिर उसके बाद एज 1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले नेम के बेसिस पे कैटेगराइज होगा। नेम के बेसिस पे बेसिकली सॉर्टिंग होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर कुछ ए लेटर वाला है आपके पास नेम, तो ए लेटर वाला सबसे पहले आएगा, जैसे कि अल्लू। फिर उसके बाद बी लेटर वाला आ जाएगा, बल्लू। फिर बल्लू आपके पास लेट से 2 बार है तो बल्लू यहाँ पे 2 बार आ गया। एंड फिर उसके बाद आपके पास सी लेटर वाला कुछ आ जाएगा। फिर डी लेटर वाला, लेट से सी नहीं है तो डी वाला आ जाएगा कुछ, डुल्लू। तो कुछ इस तरीके से आपके पास सॉर्टिंग हो रहा है। अब अल्लू में यहाँ पे देखेगा कि एज कितना है, तो इसका एज अगर 30 है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। फिर बल्लू में आपके पास 2 बल्लू है, तो बल्लू में जो सबसे छोटे एज वाला है वो सबसे पहले आएगा। तो लेट से छोटा एज वाला 24 है तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। फिर 26 वाला है तो 26 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से सॉर्टिंग हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम के बेसिस पे सॉर्ट हो गया एंड नेम के बाद वो एज कंपेयर कर रहा है। अल्लू में तो कोई मैटर ही नहीं करता, अल्लू और कोई है नहीं, तो 30 सबसे पहले था तो 30 ही आ गया। ठीक है, फिर बल्लू में आपके पास 2 एज है, 24 एंड 26। तो 24 वाला पहले आएगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हमने। फिर 26 वाला आएगा। फिर डल्लू में नो मैटर, जो भी एज है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे 36 है आपके पास तो 36 आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो नेम के बेसिस पे तो प्रॉपर सॉर्ट है, हालांकि एज के बेसिस पे भी सॉर्ट हो रहा है, लेकिन जब नेम सेम है तब। नेम सेम है तो एज के बेसिस पे सॉर्ट है, अदरवाइज तो एज के सॉर्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो इन शॉर्ट बोले तो नेम के सॉर्टिंग का मतलब है, एज के सॉर्टिंग का यहाँ पे कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन कंपाउंड अगर सर्च कर रहे हैं, दोनों को कंबाइंड वे में क्वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफी इफिशिएंटली सर्च होगा एंड एक बारी में आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब कि इंडेक्स स्कैनिंग होगी, पूरा का पूरा कॉलम स्कैन नहीं होगा। अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो db डॉट वो ड्रॉप इंडेक्स वाला किधर गया, ड्रॉप इंडेक्स, और मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, एक जो फालतू का हमने इंडेक्स बना लिया था रिवर्स ऑर्डर में, उसको डिलीट कर देते हैं। तो नेम 1 एज 1 वाला तो रखेंगे, यानी ये एज 1 नेम 1 वाला हटा देंगे फिलहाल, ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, रन करते हैं। तो गेट इंडेक्स कर लिया हमने, यहाँ पे ड्रॉप इंडेक्स करना था, ड्रॉप इंडेक्स रन करते हैं। तो ये रिमूव हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। अभी गेट इंडेक्स आप करके देख लो, गेट इंडेक्स कहाँ गया, ये रहा। तो काफ़ी सारा कमांड्स हमने लिख दिया, तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। तो गेट इंडेक्स, तो यहाँ पे अभी ये वाला इंडेक्स है नेम 1 एज 1। अब देखो मैं यहाँ पे क्वेरी किस तरीके से लगा रहा हूँ। मैं क्वेरी यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ, db.users.find, और मैं बोल रहा हूँ नेम हमारा क्या होना चाहिए, नेम हमारा होना चाहिए स्नेहा गुप्ता। ठीक है, स्नेहा गुप्ता, स्नेहा गुप्ता, एंड एज हमारा होना चाहिए, एज हमारा होना चाहिए 24, एज 24। तो दोनों के बेसिस पे सॉर्टिंग थी यहाँ पे हमारे पास, दोनों के बेसिस पे हमने बेसिकली कंपाउंड इंडेक्स क्रिएट किया था। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेरी भी कंपाउंड क्वेरी चला रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काफ़ी फास्ट
रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे आप देखो यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए था बट नहीं मिला। स्नेहा गुप्ता सही लिखा है हमने, एज भी 24 ठीक है, और यहाँ पे ये नेम का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। वापस से रन करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट हमें मिल रहा है। अगेन एक्सप्लेन लगा के देखेंगे, एक्सप्लेन लगाते हैं एंड वापस से रन करते हैं। और एग्जीक्यूशन स्टैट्स मैं देना भूल गया यहाँ पे, एग्जीक्यूशन स्टैट्स ठीक है, वापस से एक बार रन करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपके पास कौन सी स्कैनिंग हो रही है। आपके पास यहाँ पे IX स्कैन, दैट मीन्स इंडेक्स स्कैनिंग हो रही है। एंड अगर आप थोड़ा सा नीचे आके एग्जीक्यूशन स्टैट्स में देखो तो अभी आपके पास क्या हो रहा है, अगेन टोटल डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन्ड 1 है एंड आपको रिटर्न कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो एक डॉक्यूमेंट एग्जामिन हुआ, एक रिटर्न हो गया। ऑब्वियसली आपने कंपाउंड इंडेक्स लगाया था तो प्रॉपर तरीके से काफी फास्टली सर्च हो गया, क्योंकि नेम और एज दोनों के बेसिस पे इंडेक्स था, तो नेम और एज दोनों के बेसिस पे सर्च भी कर रहे हैं, तो फटाफट यहाँ पे आपके पास सर्च होके आ गया। अब क्या हो सिर्फ और सिर्फ नेम के बेसिस पे सर्च करें, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। db.users.find हमने इंडेक्सिंग जो कर रखी है नेम और एज दोनों की कंपाउंड इंडेक्सिंग कर रखी है। अगर सिर्फ और सिर्फ नेम सर्च करें यहाँ पे स्नेहा गुप्ता, तब क्या होगा, क्या तब भी इंडेक्स स्कैन होगा या फिर कलेक्शन स्कैन होगा? तो यहाँ पे आपके पास होगा इंडेक्स स्कैन। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो नेम और एज कंबाइंड हमने इंडेक्सिंग कर रखी है, शॉर्टिंग कर रखी है, तो यहाँ पे नेम तो प्रॉपर तरीके से सॉर्टेड है ना, अभी भी नेम प्रॉपर तरीके से सॉर्टेड है। तो नेम के अगर केस की बात करें तो नेम के केस में आपके पास यहाँ पे इंडेक्स स्कैनिंग ही होगा, क्योंकि प्रॉपर सॉर्टेड है नेम। तो यहाँ पे आते हैं एंड रन करते हैं इसे, और डॉट एक्सप्लेन भी लगा लेते हैं और साथ में एग्जीक्यूशन स्टैट्स। बढ़िया, तो रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी भी आपके पास इंडेक्स स्कैनिंग ही हो रही है, ठीक है, इंडेक्स स्कैनिंग हो रही है एंड ऑब्वियसली आउटपुट आपको प्रॉपर मिल रहा है, टोटल डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन्ड 1 एंड यहाँ पे आपके पास रिटर्न भी हो रहा है 1 डॉक्यूमेंट। बढ़िया। लेकिन अगर अब हम लोग एज के बेसिस पे सर्च करने की कोशिश करें, क्वेरी करने की कोशिश करें, db.users.age एंड एज मैं दे देता हूँ 24, आई एम सो सॉरी, db.users.find एज 24, बहुत ही बढ़िया, डॉट एक्सप्लेन एंड एग्जीक्यूशन स्टैट्स। अब रन करते हैं। तो अब रन करने पे क्या होगा, आपको साफ साफ पता चलेगा कि यहाँ पे ऑर्डर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ आप यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे अब कलेक्शन स्कैन हो रहा है, इंडेक्स स्कैन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कंपाउंड जब भी हम लोग बनाते हैं तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस वे में आपका शॉर्ट हुआ है। नेम को पहले रख रहे हैं, एज को बाद में रख रहे हैं, तो नेम के बेसिस पे तो प्रॉपर शॉर्ट हो चुका है। एज में अभी भी प्रॉपर शॉर्टेड नहीं है, क्योंकि पहले नेम शॉर्ट कर रहा है उसके बाद चेक कर रहा है एज को। तो नेम प्रॉपर शॉर्टेड है, तो नेम में तो इंडेक्स स्कैन हो रहा है। कंपाउंड तो हमने कर ही रखा है ऑब्वियसली, तो कंपाउंड में भी आपके पास इंडेक्स स्कैन हो रहा है। लेकिन अगर एज पे ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तो एज में आपके पास अगेन कलेक्शन स्कैन ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि एज अभी भी सॉर्टेड नहीं है, तो इंडेक्स स्कैन करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, कलेक्शन स्कैन हो रहा है एंड ऑब्वियसली टोटल डॉक्यूमेंट एग्जामिन 9 डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर रहा है एंड आपको रिटर्न हो रहा है 1। तो ये ध्यान में रखना है, इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग कंपाउंड इंडेक्सिंग करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है क्या? अगर हम लोग नेम को पहले रख रहे हैं, एज को बाद में रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या केसेस आपके पास बन सकते हैं, किस किस केस में आपके पास इंडेक्स स्कैन होगा, किस किस केस में कॉल स्कैन होगा। तो अगर नेम को पहले रख रहे हैं तो नेम तो प्रॉपर सॉर्टेड होगा, फिर एज को चेक करेगा। तो नेम क्योंकि प्रॉपर सॉर्टेड है तो केस 1 नेम पे आपके पास IX स्कैन होगा। फिर केस 2 आपके पास आता है एज का, तो एज ऑब्वियसली आपके पास प्रॉपर शॉर्टेड नहीं है, क्योंकि नेम को शॉर्ट करने के चक्कर में एज आपके पास अभी भी शॉर्टेड नहीं है, बिगड़ चुका है। तो यहाँ पे एज में अभी भी आपके पास क्या होगा, कॉल स्कैन होगा, कलेक्शन स्कैन। एंड केस 3 की बात करें, नेम एंड एज दोनों एक साथ क्वेरी लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपाउंड इंडेक्स तो हमने बना ही रखा है, तो बेसिकली कंपाउंड क्वेरी भी अगर लगा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपके पास इंडेक्स स्कैन होगा, IX स्कैन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस एक केस में आपके पास यहाँ पे कलेक्शन स्कैन हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे अगर पलट दें, एज को पहले रख लें एंड नेम को बाद में रखें, एज 1 नेम 1, कुछ इस तरीके से, तो पहले एज सॉर्ट हो जाएगा 24, 25, 26, 27। उसके बाद यहाँ पे अब जो भी एज है मैटर नहीं करता। 24 वाला अगर कोई R से शुरू है तो R वाला ही आ जाएगा यहाँ पे राहुल। 25 वाला अगर आपके पास A से शुरू है तो यहाँ पे A से अल्लू, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पहले एज सॉर्ट हो रहा है, नेम आपका बिगड़ चुका है, नेम शॉर्टेड नहीं है। तो एज के बेसिस पे अभी अगर सर्च करेंगे तो एज की क्वेरी लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, IX स्कैन होगा, इंडेक्स स्कैन। लेकिन अगर नेम के बेसिस पे लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा, कलेक्शन स्कैन होगा। वहीं अगर दोनों पे लगाएंगे तो आपके पास IX स्कैन होगा।
ठीक है, तो ये इंटरव्यू बेसिस क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखना, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इन शॉर्ट ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वर्क्स फॉर नेम, नेम प्लस एज, बट नॉट ओनली फॉर एज, क्योंकि एज आपके पास लास्ट में, तो जो पहले होगा वो पहले शॉर्ट होगा, तो उस पर इंडेक्स स्कैनिंग होगी। बाकी जो सेकंड पे आपके पास लिखा हुआ है वहाँ पे आपके पास कॉल स्कैन होगा। अब मेरे पास एक और भी प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि मे बी आपको डिस्कस होता हुआ ना दिखाई दे कहीं भी, तो वो क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन पे तो मोस्ट प्रोबेबली आप रिजेक्ट हो जाओगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपके सिंगल फील्ड इंडेक्स पे। अच्छा, सिंगल फील्ड इंडेक्स पे क्या मतलब, ऐसा क्या इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है? तो इस पे भी बन सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे अगेन नेम पे इंडेक्स लगाऊं, नेम पे इंडेक्सिंग करूं, एंड फिर मैं यहाँ पे एज पे इंडेक्सिंग करूं, ठीक है, एज पे और नेम पे अलग अलग, ठीक है, सिंगल फील्ड इंडेक्स कर रहे हैं, अलग अलग इंडेक्सिंग कर रहे हैं। मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, तो इसे कमेंट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, db डॉट ड्रॉप इंडेक्स, सबसे पहले तो करूँगा db डॉट यूजर्स डॉट ड्रॉप इंडेक्स, एंड मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन से इंडेक्सेस हमारे पास प्रेजेंट हैं। db डॉट यूजर्स डॉट गेट इंडेक्स, ठीक है, एंड रन करते हैं। गलत लिख दिया क्या हमने? गेट इंडेक्स इज नॉट अ फंक्शन, व्हाट, गेट इंडेक्सेस है क्या? अच्छा, रन करते हैं, तो ये वाला इंडेक्स ड्रॉप कर देते हैं। खुद से करो आप, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ड्रॉप इंडेक्स हमने कर दिया, और अभी अगर वापस से हम लोग इंडेक्स को चेक करें तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होता है एक वही वाला इंडेक्स आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कंपाउंड इंडेक्स हम लोग नहीं बना रहे हैं, सिंगल फील्ड इंडेक्स ही बना रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, db डॉट यूजर्स डॉट नेम पे मैं इंडेक्स लगाऊंगा, db डॉट यूजर्स डॉट क्रिएट इंडेक्स, एंड मैं इंडेक्स लगाऊंगा नेम पे। असेंडिंग वे में ही लगा रहे हैं, और साथ ही साथ क्रिएट इंडेक्स में एज पे भी कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। कंपाउंड इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा, अलग अलग हो रहा है, नेम पे अलग से हो रहा है, एज पे अलग से हो रहा है। चलो रन कर लेते हैं। रन किया हमने, तो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स क्रिएट हो गया है, नेम पे भी हो गया, एज पे भी हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ एज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एज को हमने लास्ट में लिखा, तो लास्ट वाले का आउटपुट ही शो हो रहा होता है VS कोड पे, तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी इंडेक्स आपका दोनों पे क्रिएट हो चुका है। db डॉट यूजर्स डॉट गेट इंडेक्सेस करेंगे हम लोग, तो आपको यहाँ पे दो इंडेक्सेस अब मिल रहे होंगे। सबसे पहला इंडेक्स आपको मिल रहा होगा नेम पे, एंड दूसरा आपको मिल रहा होगा एज पे। तो नेम पे भी इंडेक्सिंग हमने कर दी, एज पे भी इंडेक्सिंग कर दी, अलग अलग की है, नेम पे अलग से, एज पे अलग से। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग नेम से क्वेरी करते हैं, नेम के बेसिस पे क्वेरी करते हैं, तो ऑब्वियसली नेम पे इंडेक्सिंग हमने कर रखा है, तो IX स्कैन होगा, बहुत ही बढ़िया। और अगर एज के बेसिस पे क्वेरी करें तो एज अलग से हमने इंडेक्सिंग कर रखा है, तो IX स्कैन होगा, बहुत ही बढ़िया। एज पे इंडेक्सिंग कर रखी है, अरे सिंपल सी बात है, नेम पे इंडेक्सिंग कर रखी है तो नेम अपना सॉर्टेड होगा प्रॉपर। एज पे इंडेक्सिंग कर रखी है तो ये अपना अपना बी ट्री बनाएगा, तो ये अपना बी ट्री बनाएगा, ये अपना बी ट्री बनाएगा। एज यहाँ पे अपना सॉर्टेड होगा, यहाँ पे अपना नेम सॉर्टेड होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर नेम पे हम लोग क्वेरी कर रहे हैं तो इंडेक्स स्कैन होगा नेम पे, एज पे क्वेरी कर रहे हैं तो इंडेक्स स्कैन होगा एज पे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर नेम एंड एज दोनों को कंबाइंड अगर क्वेरी कर रहे हैं तब क्या होगा, तब आप बताओ क्या होगा। यहाँ पे इंडेक्स स्कैन होगा या फिर कलेक्शन स्कैन होगा, और अगर इंडेक्स स्कैन होगा तो कैसे होगा, नेम पे होगा, एज पे होगा, कैसे होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली आप रिजेक्ट हो जाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो नेम के बेसिस पे यहाँ पे अलग से IX स्कैन होगा, एज के बेसिस पे यहाँ पे अलग से इंडेक्स स्कैन होगा, एंड दोनों का जो आउटपुट रिजल्ट आएगा उसका ले लिया जाएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन, एंड इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं इंडेक्स इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड कुछ इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आपके पास नेम पे आपने इंडेक्सिंग कर रखी है, एज पे इंडेक्सिंग कर रखी है, दो अलग अलग फील्ड पे अलग अलग इंडेक्सिंग कर रखी है, तो कंबाइंड क्वेरी होने पे क्या होगा, बेसिकली आपका कलेक्शन स्कैन होगा, इंडेक्स स्कैन होगा। तो अगर आप डायरेक्टली बोल दोगे इंडेक्स स्कैन होगा तो वो भी गलत है। यहाँ पे आपके पास नेम पे अलग से इंडेक्स स्कैन होगा, एज पे अलग से इंडेक्स स्कैन होगा, एंड दोनों का आउटपुट रिजल्ट का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, एंड फिर आपका प्रॉपर रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि नेम और एज आपने कंबाइंडली सर्च किया है, तो इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे इंडेक्स इंटरसेक्शन। तो इंडेक्स इंटरसेक्शन का यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। तो किस तरीके से काम करेगा ये, मान लो आपने नेम सर्च किया राहुल, क्या आपने सर्च किया है, आपने सर्च किया है नेम राहुल, एंड राहुल वाले दो डॉक्यूमेंट्स है, तो दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके पास आ गए। एज आपने सर्च कर रखा है 50, ठीक है, तो 50 वाले जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो एज 50 वाले मान लो आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स आ गए। लेकिन यहाँ पे कोई एक ही पर्टिकुलर ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि नेम आपके पास राहुल है,
एंड एज आपके पास क्या है 50 है। तो वो कैसे आएगा, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने से आएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट मिलेगा जो कि है ये, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स इंटरसेक्शन। तो ये भी आप ध्यान में रखना अगर आपको कुछ इस तरीके का सिचुएशन दिया जा रहा है। लेकिन यहां पे आपके पास परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होगा इन कंपैरिजन टू कंपाउंड इंडेक्स। अगर आप कंपाउंड इंडेक्स लगा रहे हो तो वहां पे आपके पास एक बार ही IX स्कैन होगा एंड एक बारी में ही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थोड़ा फास्ट होगा अगर इसके कंपेयर में बात करें तो। एंड ऑब्वियसली अगर कलेक्शन स्कैन के कंपेयर में बात करें तो यही आपके पास फास्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि कहाँ आपको कब किस तरीके से लगाना है। बाकी कंपाउंड स्कैन आपके पास इस सिचुएशन में ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि अगर दोनों कंबाइंड वे में आपको सर्च करना है, कंपाउंड क्वेरी आपको लगाना है, तो ऑब्वियसली कंपाउंड इंडेक्सिंग ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ कि आप सिंगल फील्ड इंडेक्सिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप सो आपको कंपाउंड इंडेक्स भी समझ में आ गया, किस तरीके से कंपाउंड इंडेक्स क्रिएट करते हैं वो भी समझ में आ गया। एंड क्वेरी तो ऑब्वियसली जैसे कर रहे होते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो सिंगल फील्ड इंडेक्सिंग क्लियर हो गया, कंपाउंड इंडेक्सिंग क्लियर हो गया। दोनों में जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता था वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आई होप वो भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो कंपाउंड इंडेक्स हो गया हमारा। अब बात करते हैं मल्टी की इंडेक्सिंग की। मल्टी की इंडेक्सिंग बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो मल्टी की इंडेक्स होता क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। जब भी आप किसी एरे पे कोई इंडेक्सिंग अप्लाई करते हो, एरे फील्ड है आपके पास एंड उस पर आप इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे मल्टी की इंडेक्सिंग हो रही होती है आपकी। कोई एक एरे है, जैसे कि स्किल्स आपके पास एक एरे है, यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स हैं आपके पास। तो जब आप इस फील्ड पे इंडेक्सिंग अप्लाई करोगे, हर एक एलिमेंट के लिए, ध्यान से सुनना, हर एक एलिमेंट के लिए ऑटोमेटिकली एंट्रीज क्रिएट हो जाएगी। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास यहाँ पे इंडेक्सिंग हो जाएगी। MongoDB ऑटोमेटिकली मल्टीपल एंट्रीज बना देता है हर एक एलिमेंट के लिए। एंड ऑब्वियसली स्टोरेज भी जाएगा आपका, ये भी ध्यान में रखना। अगर लंबा चौड़ा आपके पास हर एक एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं तो डेफिनेटली स्टोरेज भी आपका जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे होगा क्या, जब भी आप किसी एलिमेंट को सर्च करोगे, किसी भी एलिमेंट के बेसिस पे आप सर्च करोगे, यहाँ पे आपका IX स्कैन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड पे, इस जो एरे वाला फील्ड है, इस पे आपको इंडेक्सिंग लगानी है। बाकी आपके पास एक एक एलिमेंट की चिंता आपको नहीं करनी है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली एंट्रीज बन जाएगी एंड IX स्कैन प्रॉपर तरीके से आपका काम करेगा। तो करके देखते हैं यहाँ पे। एंड उसके लिए सबसे पहले एक प्रॉपर सा कलेक्शन आपको चूज करना है। मैं प्रोडक्ट्स नाम का कलेक्शन लूंगा। ये सारा का सारा सैम्पल डेटा सेट प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस में दे रखा है आपको, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी एक छोटा सा सैंपल डेटा सेट खुद से क्रिएट कर लो चाहो तो, बस प्रैक्टिस ही तो करना है। तो छोटा सा एक सैंपल डेटा सेट कोई भी आप अपने से क्रिएट कर लो एक कलेक्शन के अंदर एंड फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो टैग्स है, टैग्स में आपके पास एक एक स्ट्रिंग है सिंपल सा, और इसी पे इंडेक्सिंग एंट्रीज आपकी बन जाएगी। एंड फिर दूसरा जो हमारे पास एक एरे है उसमें एक एक ऑब्जेक्ट है एज एलिमेंट। तो ऑब्जेक्ट के केस में देखना है कि क्या होगा। इस केस में तो हमें समझ में आता है एक एक एलिमेंट के लिए एंट्रीज बन जाएगी एंड सर्च करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हमारे पास IX स्कैन हो रहा होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, एरे के अंदर अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं एज एलिमेंट तो वहां पे क्या होगा। तो सबसे पहले तो नॉर्मल केस देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मल केस में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, db.products.find करेंगे एंड टैग्स के बेसिस पे फाइंड करते हैं। और सबसे पहले तो देख लेते हैं कौन कौन सा टैग हमारे पास है, तो सिर्फ फाइंड करते हैं, इंटर करेंगे। एंड यहाँ पे 5 टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, टैग्स है। तो देखो सिंपल सा स्ट्रिंग है, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखते हैं किसके किसके अंदर आपके पास लैपटॉप है, कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टैग में लैपटॉप है। तो मैंने लिख दिया टैग्स एंड डायरेक्ट मैंने इस तरीके से पास कर दिया, कोई इन ऑपरेटर वगैरह मैंने नहीं लगाया है, डायरेक्ट लैपटॉप लिख दिया। MongoDB इतना समझदार होता है कि इस एरे के अंदर चेक करेगा वो लैपटॉप प्रेजेंट है या फिर नहीं। अगर एक एलिमेंट आपको चेक करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज इन ऑल आपकी मर्जी, आप लगा सकते हो। ठीक है, इतना आपको पता है, बेसिक की चीज़ें पहले ही मैंने बता रखी हैं सारी चीज़ें। तो मैं फाइंड करता हूँ, तो देखो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे टैग्स के अंदर लैपटॉप है। ठीक है, तो मैं .explain लगाऊंगा और यहाँ पे चेक करूंगा कि यहाँ पे कौन सा स्कैन हो रहा है। ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे कलेक्शन स्कैन हो रहा होगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड ज़्यादा नीचे आ गए क्या, यहाँ पे ये देखो कलेक्शन स्कैन हो रहा है, पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें इंडेक्सिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं db.products.create index। एंड मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो क्या था टैग्स है ना, तो टैग्स वाला जो एरे है सिर्फ और सिर्फ इसमें मैं क्या करूँगा, इंडेक्सिंग करूँगा। और यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, टैग्स के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडेक्सिंग करूँगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास एंट्रीज क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं रन करूँगा यहाँ पे इंडेक्सिंग क्रिएट हो चुकी है। टैग 1 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, गेट इंडेक्सेस करके आप इंडेक्स वगैरह देख सकते हो। नॉर्मली जैसे आपको पहले दिख रहा था वैसा ही दिखेगा।
फिर मैं वापस से यहाँ पे इसे सर्च करता हूँ और एक्सप्लेन का यूज़ करके मैं देखूंगा कि यहाँ पे आपके पास कौन सा स्कैन हो रहा है। तो मैं नीचे आता हूँ, आप देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से IX स्कैन काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक एलिमेंट पे पर्टिकुलरली जाके एंट्रीज बनानी पड़ेगी, ऑटोमेटिक बन जाती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एरे फील्ड पे लगाना है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली मल्टी की इंडेक्सिंग हो जाएगी, हर एक एलिमेंट के लिए एंट्री बन जाएगी। एंड आप जब बेसिकली क्वेरी करोगे तो आपका प्रॉपर तरीके से IX स्कैन वहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आता है। इंटरेस्टिंग तब होता है जब एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। एरे के अंदर क्या आ जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। db.products.find में करता हूँ और यहाँ पे देखो एक और एरे फील्ड था यहाँ पे आपके पास, टैग्स के अलावा एक रिव्यूज़ वाला एरे फील्ड था जहाँ पे एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था। तो ये सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं डायरेक्टली रिव्यूज़ पे इंडेक्सिंग कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा? अलग कुछ नहीं होगा, वही होगा हर एक एलिमेंट पे। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है? यूज़र या रेटिंग तो है नहीं, एलिमेंट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही ये इंडेक्स कर देगा, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ये इंडेक्स कर देगा, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ये इंडेक्स कर देगा। तो ये कोई बढ़िया तरीका नहीं है इंडेक्सिंग करने का कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इंडेक्स हो गया। ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सर्च करोगे। आप हो सकता है उसके अंदर यूज़र राहुल सर्च कर रहे हो सकता है आप उसके अंदर रेटिंग 2 सर्च कर रहे हो, है ना, एक पर्टिकुलर की सर्च करोगे आप उसके अंदर, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तो सर्च नहीं करोगे। तो यहाँ पे होगा क्या, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इंडेक्स हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे db.products.create इंडेक्स करूँगा एंड मैं बोलूँगा कि रिव्यूज़ ये ना, रिव्यूज़ को इंडेक्स कर दो, रिव्यूज़ 1, और मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे इंडेक्सिंग हमारी हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया। तो क्या जब हम लोग यहाँ पे क्वेरी कर रहे होंगे, पहले मैं नॉर्मल फाइंड रन करता हूँ, तो जब हम लोग यहाँ पे रिव्यूज़ में क्वेरी लगा रहे होंगे यूज़र को लेके, तो क्या हमारा यहाँ पे इंडेक्स स्कैन होगा? यही तो देखना है हमें। हमने यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स कर दिया, रिव्यूज़ 1 दे दिया, तो पूरे के पूरे यहाँ पे रिव्यूज़ पे हर एक ऑब्जेक्ट पे एंट्री बन जानी चाहिए और ऑब्वियसली बनी होगी। लेकिन यहाँ पे एक इस ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास एग्जैक्टली इंडेक्सिंग क्रिएट हुई है। पर्टिकुलर यहाँ पे एक एक फील्ड पे ये काम तो करेगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा रिव्यूज़ डॉट यूज़र हमारा, और मैंने थोड़ा सा सिंटैक्स गड़बड़ कर दिया। तो रिव्यूज़ डॉट यूज़र हमारा राहुल जिसमें है वो वाला डॉक्यूमेंट हमें फाइंड करके दे दो। तो मैं रन करता हूँ तो देखो डॉक्यूमेंट तो हमें मिल रहा है जिसमें कि रिव्यू राहुल ने दे रखी है। 4 आपके पास डॉक्यूमेंट है, टोटल 5 थे जिसमें कि 4 आपके पास अभी आ रहे हैं। दैट मीन्स सर्च तो प्रॉपर तरीके से, क्वेरी तो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। ठीक है, डॉट एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे IX स्कैन लगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास IX स्कैन नहीं लगा, आपके पास कलेक्शन स्कैन ही हो रहा है अभी भी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने रिव्यूज़ पे इंडेक्सिंग की, हर एक एलिमेंट पे ऑटोमेटिकली एंट्रीज बन गई होगी क्योंकि मल्टी की इंडेक्सिंग हुई है। बहुत ही बढ़िया। हर एक एलिमेंट पे, हाँ हर एक एलिमेंट पे, एक एलिमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट पे, हाँ ऑब्जेक्ट पे। तो जब पूरा ऑब्जेक्ट सर्च करोगे आप, तब जाके आपका यहाँ पे IX स्कैन हो रहा होगा, अदरवाइज नहीं। यही मैं कहना चाह रहा था। तो जब तक आप पूरा ऑब्जेक्ट सर्च नहीं करते, आपने यहाँ पे क्या किया, रिव्यूज़ डॉट यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर सर्च किया है, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सर्च करना पड़ेगा। कैसे करके दिखाता हूँ मैं, जो कि एक बैड सिनेरियो है। ऐसा हम लोग कभी करते नहीं हैं, बहुत ही रेयर केस में हो सकता है ऐसा कर ले। बहुत सारे इसके अंदर फील्ड्स हो सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सारा का सारा फील्ड एक साथ सर्च करेंगे। हो सकता है यूज़र और रेटिंग हमने कर लिया, या इसके अंदर और कुछ होता वो कर लिया। ठीक है, तो बहुत रेयर केस में। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं हम लोग और ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से चाहिए, और ये रिव्यूज़ है आपका, बहुत ही बढ़िया। और एक और करली ब्रेसेस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो जब इस तरीके से हम लोग सर्च करेंगे ना, इस तरीके से जब हम लोग सर्च करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट आपके पास आ रहा है एंड डॉट एक्सप्लेन करके हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, IX स्कैन हो रहा है या फिर कलेक्शन स्कैन हो रहा है। तो अभी आप देखो यहाँ पे IX स्कैन हो रहा है, इंडेक्स स्कैनिंग हो रही है। तो बस इतना सा आपको समझना है कि जब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हर एक एलिमेंट पे इंडेक्सिंग होती है, लेकिन हर एक एलिमेंट आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आप पूरा पूरा सर्च करोगे तब जाके आपका IX स्कैन हो रहा होगा। अदरवाइज ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक फील्ड आप सर्च करते हो तो वहां पे इंडेक्स स्कैनिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर तो हम लोग ऐसा ही करते हैं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे सर्च करते हैं। हमें ऐसा डॉक्यूमेंट दो जहां पे राहुल ने रिव्यू कर रखी हो, क्वेश्चन हमने किया था राहुल ने रिव्यू कर रखी हो एंड राहुल ने ही रेटिंग 5 दी हो, ऐसा कुछ बताओ। तो ये सब हम लोग एलिमेंट मैच से कर रहे होते हैं, वो सब आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वो सब मैंने बता रखा है। बट मुद्दा ये है कि इंडेक्स स्कैनिंग कब होगी, अभी तो नहीं हो रही है। तो इंडेक्स स्कैनिंग हमें करनी है, तो उस केस में हमें डायरेक्टली इस तरीके से
रिव्यूज़ 1 जो हमने कर दिया ना, रिव्यूज़ पे इंडेक्सिंग नहीं करनी है हमें, पर्टिकुलरली उसके अंदर सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाओ। इसके अंदर ये देखो, ये जो रिव्यूज़ है आपके पास, रिव्यूज़ के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है यूज़र राहुल रेटिंग 1, आपको पर्टिकुलरली बताना है कि आप यूज़र पे बेसिकली इंडेक्सिंग करना चाहते हो या रेटिंग पे करना चाहते हो, या कंपाउंड इंडेक्सिंग भी आप लगा सकते हो, यूज़र रेटिंग दोनों पे साथ में कंपाउंड इंडेक्स हमने कर रखा है, तो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। कैसे वो देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी। देखो db.products.createIndex, मैं अब बोल रहा हूँ कि रिव्यूज़ डॉट, वही एम्बेडेड डॉक्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट, रिव्यूज़ डॉट यूज़र पे आप यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दो। तो अब क्या होगा, अगेन वही सेम काम होगा, आपके पास ये एरे को फ्लैटन करेगा, एक एक पर्टिकुलर यूज़र राहुल, श्याम, मोहन सब पे इंडेक्सिंग कर देगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, सबसे यूज़र निकालता जाएगा और इंडेक्सिंग करता जाएगा फ्लैटन करके। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपके पास क्या है, यूज़र राहुल है, राहुल निकाला इंडेक्सिंग कर दिया। यहाँ पे क्या है, यूज़र प्रिया है, प्रिया पे इंडेक्सिंग हो गया। यहाँ पे यूज़र क्या है, MKL है, इंडेक्सिंग हो गया। यहाँ पे यूज़र क्या है, मानस है, इंडेक्सिंग हो गया, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद दूसरे पे आया, यहाँ पे यूज़र क्या है, राहुल इंडेक्सिंग हो गया। कुछ इस तरीके से आपका काम हो रहा होगा। फिर आप चाहते हो कि कंबाइनली रेटिंग पे भी हो सकता है हम लोग क्वेरी लगा दें, और मे बी एलिमेंट मैच कर रहे हो या एम्बेडेड तरीके से ही सर्च कर रहे हो, आपकी मर्जी। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, वो प्रीवियस लेक्चर आपने देख रखा है, मे भी नहीं देख रखा है, आगे वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यूज़र पे भी चाहते हैं हम लोग, रेटिंग पे भी चाहते हैं, रेटिंग पे भी क्वेरी हो सकता है कोई कर दे। तो यहाँ पे कंबाइंडली, जैसे कंपाउंड क्वेरी हम आप लोग लगा रहे थे, कंपाउंड इंडेक्सिंग आप कर रहे थे, यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप बोल सकते हो रिव्यूज़ डॉट रेटिंग था ना, या रेटिंग्स था, रेटिंग है, ठीक है, रिव्यूज़ डॉट रेटिंग एंड यहाँ पे 1। तो अब क्या हुआ, अब पर्टिकुलरली एक एक जो एलिमेंट आपके पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों फील्ड पे इंडेक्सिंग हो रखी है। तो अब दोनों में से कोई भी एक फील्ड नहीं, ध्यान से अगेन आपने कंपाउंड इंडेक्सिंग कर रखी है, तो यूजर तो आपका प्रॉपर तरीके से शॉर्टेड फॉर्म में अरेंज होगा, तो यूजर पे तो इंडेक्सिंग लग जाएगी। साथ ही साथ यूजर और रेटिंग दोनों साथ में कंबाइनली सर्च कर रहे हो तो भी आपकी इंडेक्सिंग लग जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेटिंग आप सर्च कर रहे हो, रेटिंग पे क्वेरी लगा रहे हो, तो आपकी वहां पे IX स्कैनिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है, वही कि यूज़र आपका पहले सॉर्टेड हो गया, फिर अगर 2 यूज़र सेम है तो रेटिंग आपका सॉर्ट होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आता है। रन करें क्या, चलो कर लेते हैं। रन कर लिया हमने, तो यहाँ पे देखो आपके पास इंडेक्सिंग क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ db.products.find एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा reviews.user राहुल वाला डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। तो क्या ये दे पाएगा, ऑब्वियसली फटाक से ये सर्च कर लेगा। देखो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं एंड डॉट एक्सप्लेन मैं करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे IX स्कैनिंग हो रही है या फिर नहीं। तो आप नीचे आओ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका प्रॉपर तरीके से IX स्कैन वर्क कर रहा है। वही अगर आप यहाँ पे रेटिंग पे करोगे, रेटिंग पे आप यहाँ पे दोगे कि मुझे 5 रेटिंग वाले दिखा दो और वापस से आप रन करोगे तो आप यहाँ पे देखो कलेक्शन स्कैन ही हो रहा है। क्यों हो रहा है, वही कंपाउंड। अब यहाँ पे वो मल्टी की इंडेक्स हटा दो, खत्म हो गया, मल्टी की इंडेक्सिंग हमने कर ली, हर एक एलिमेंट में यहाँ पे इंडेक्सिंग क्रिएट हो रही है ऑटोमेटिकली। किया क्या हमने, कंपाउंड इंडेक्स लगा रखा है, दैट मीन्स यूजर पे भी है, रेटिंग पे भी, मल्टी की तो है ही लेकिन उसके अंदर कंपाउंड इंडेक्स भी है, यूजर पे भी रेटिंग पे भी। तो यूजर आपका पहले शॉर्ट हो गया तो यूजर पे तो इंडेक्सिंग काम करेगी, लेकिन उसके बाद रेटिंग शॉर्ट हो रहा है, पहले यूजर हो रहा है फिर रेटिंग हो रहा है, तो रेटिंग तो कुल मिला के अभी भी अनशॉर्टेड मैनर में ही है। तो ऑब्वियसली उस पर आपके पास यहाँ पे IX स्कैन नहीं हो रहा होगा, कलेक्शन स्कैन हो रहा होगा। और अगर दोनों को कंबाइनली सर्च करते हो तो भी आपके पास यहाँ पे IX स्कैन हो रहा होगा, आप करके देख लेना। सो आई होप आपको यहाँ पे मल्टी की इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक बार रिकैप कर लो आप फटाक से। ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बोला कि कोई एक एरे वाला आपके पास फील्ड है, उसके अंदर अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास एंट्रीज क्रिएट हो जाएगी, इंडेक्सिंग हो जाएगी एंड आपके पास प्रॉपर तरीके से IX स्कैन हो रहा होगा। लेकिन अगर एलिमेंट सिंपल है जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, etc है तो वहीं अगर स्ट्रिंग एरे के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ गए एज एलिमेंट तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का ही एंट्री बन जाएगा, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का ही एंट्री बन जाएगा एंड आप जो भी सर्च करोगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सर्च या ऑब्जेक्ट क्वेरी करना पड़ेगा, तब जाके आपका IX स्कैन हो रहा होगा, अदरवाइज कलेक्शन स्कैन हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे फील्ड पे करते हो तो आपको उसके लिए अलग से इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया reviews.user, reviews.rating, सिर्फ यूज़र पे करना है या सिर्फ रेटिंग पे करना है। तो अगेन वो एरे को फ्लैटन करेगा एंड हर एक यूज़र पे इंडेक्सिंग कर देगा या हर एक रेटिंग पे इंडेक्सिंग कर देगा, दोनों में किया है तो दोनों पे कर देगा एंड वापस वही कंपाउंड वाला
जो सिनेरियो था हमारा कंपाउंड इंडेक्सिंग वाला वही रिपीट होगा यहाँ पे, वही सेम कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो मल्टी की इंडेक्सिंग भी आपको समझ में आ गई। एंड अब बात करते हैं टेक्स्ट इंडेक्स की। एंड ये सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो YouTube का वो जो सर्च वाला डब्बा होता है वो आपको कैसे सर्च करके बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट, एक्यूरेट वीडियो दे रहा होता है। ओवरऑल आपका सर्च इंजन किस तरीके से काम कर रहा होता है वो टेक्स्ट इंडेक्स आपको बताएगा। सबसे पहले तो जो आप सर्च कर रहे होते थे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पे कुछ लेट्स से नाम ही सर्च करना है राहुल, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा राहुल इस तरीके से क्वेरी लगाना होता है। अगर आप सिर्फ RAH सर्च करोगे आपका प्रॉपर तरीके से आउटपुट नहीं आएगा। एंड अगर आप स्मॉल RAHUL राहुल सर्च करते हो तो भी आपका आउटपुट नहीं आएगा। आपको यहाँ पे पैटर्न मैचिंग यूज करना पड़ेगा जो कि है रेगेक्स। एंड ऑब्वियसली लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं कि आप रेगेक्स यूज कर रहे हो, आपने प्रॉपर पैटर्न मैचिंग कर रखी है कि कोई भी सर्च करे तो वो सर्च आपके बेसिकली जो आपका डेटाबेस है वहां पे जाके ढूंढ के प्रॉपर पैटर्न मैच करके आपको आउटपुट लाके दे दे। लेट्स सपोज मान लेते हैं, लेकिन अगेन आपका वहां पे हो तो कलेक्शन स्कैन ही रहा होगा। प्रॉब्लम तो अभी भी है, रेगेक्स आपने लगा लिया लेकिन ऑब्वियसली कलेक्शन स्कैन हो रहा है। आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हो MongoDB परफॉर्मेंस जैसा कुछ 2 वर्ड है आपके पास, वो सर्च करना चाहते हो MongoDB परफॉर्मेंस, पूरा का पूरा कलेक्शन स्कैन होगा। एंड पूरे के पूरे कलेक्शन स्कैन करके आपको कुछ आउटपुट्स वहाँ पे मिल रहे होंगे। तो ऑब्वियसली प्रोसेस तो अभी भी स्लो है यहाँ पे। रेगेक्स हमने लगा, हालांकि उतना बेटर अप्रोच नहीं है वो, बट फिर भी लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि आपने लगा लिया एंड पूरा का पूरा सर्च फंक्शनैलिटी आपने बना ली, लेकिन वही प्रॉब्लम अभी भी है, परफॉर्मेंस लो है। वो कैसे इंप्रूव करोगे? तो सारी की सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट इंडेक्स पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगी। टेक्स्ट इंडेक्स बना ही इसलिए है कि आप फुल टेक्स्ट सर्च कर पाओ। फुल टेक्स्ट सर्च मतलब जो भी आपके पास टेक्स्ट है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, वहाँ में से आप कोई भी अगर 2 पर्टिकुलर वर्ड लेते हो तो वो आपका सर्च करके दे देगा। केस इनसेंसिटिव, कैपिटल सर्च करो, स्मॉल सर्च करो, आपकी मर्जी, सर्च प्रॉपर तरीके से कर रहा होगा। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग जो क्रिएट करेंगे, सब हम लोग क्या कर रहे होते थे, कोई भी जो अपना फील्ड होता था उस फील्ड में 1 या फिर -1 कर देते थे, जो कि आपका बता रहा होता था कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट लिख देना है, ये आपका टेक्स्ट इंडेक्स कर देगा। एंड टेक्स्ट इंडेक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोग सर्च कर रहे होते हैं। सिंटैक्स है, बेसिक सा सिंटैक्स है, अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि आपको कुछ इसके फीचर्स बता देने चाहिए, या चलो सबसे पहले थोड़ा सा करके देख लेते हैं। एंड इसके लिए मैंने आपके लिए सैम्पल डेटा सेट यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ सैम्पल डेटा सेट में आएंगे एंड ये डेटा सेट एक्चुअली मैंने कर तो नॉर्मल बाकी सारी चीज़ों में भी कर सकते थे, जो भी हमारे कलेक्शंस हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिया है ये ज़्यादा प्रॉपर है। कुछ इसी तरीके से आपका एक्चुअली में जो सर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्लॉग्स ही है या यूट्यूब भी है, तो यूट्यूब आपके पास टैग्स ले रहा होता है, साथ ही साथ कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, साथ ही साथ कुछ टाइटल होता है। तो 2-3 फील्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो सर्च कर रहा होता है। और किसी का प्रायोरिटी हम ज़्यादा देते हैं, जैसे टाइटल का प्रायोरिटी ज़्यादा होना चाहिए। अगर टाइटल में कोई वर्ड मिल जाता है तो वो पहले आना चाहिए, कंटेंट में मिलता है तो वो बाद में, अगर टैग्स में मिल रहा है तो ठीक है, उसको लास्ट प्रायोरिटी देंगे हम लोग। तो कुछ इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वाला सैम्पल डेटा सेट ले रखा है। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये पूरा का पूरा सैम्पल डेटा सेट ले सकते हो, या आप देख लो आपके पास टाइटल है, कंटेंट है, टैग है, ऑथर है, लैंग्वेज है, आप खुद से कोई सैम्पल डेटा सेट खुद से क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिकली कनेक्टेड तो हमारा है ही, डायरेक्टली मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा आर्टिकल्स वाले कलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैंने रन किया और यहाँ पे इंसर्शन प्रॉपर तरीके से हो चुका है आर्टिकल्स वाले कलेक्शन के अंदर। और मैं यहाँ पे आके सबसे पहले चेक कर लेता हूँ, db.articles.find में करता हूँ और मैं रन करूँगा तो यहाँ पे सारे के सारे आर्टिकल्स आ जाने चाहिए मेरे। तो ये रहे, सारे के सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग लगानी है। अब सबसे पहला जो रूल आपको यहाँ पे याद रखना है टेक्स्ट इंडेक्स करते समय, एक कलेक्शन में आप एक ही टेक्स्ट इंडेक्स लगा सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक कलेक्शन में आप एक ही टेक्स्ट इंडेक्स लगा सकते हो। बाकी सारे केसेस में आप जो देख रहे थे, नॉर्मल जो सिंगल फील्ड इंडेक्सिंग कर रहे थे या फिर कंपाउंड इंडेक्सिंग कर रहे थे, तो मल्टीपल इंडेक्सिंग हम लोग बना पा रहे थे एक ही कलेक्शन में। नेम पे भी हमने लगा दिया, टाइटल पे भी लगा दिया, कंटेंट पे भी लगा दिया, अलग अलग इंडेक्स हमने क्रिएट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आप एक कलेक्शन के अंदर एक ही टेक्स्ट इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। हालांकि सॉल्यूशन है, अगर आपको टाइटल पे भी सर्च करना है, कंटेंट पे भी सर्च करना है, ऑथर पे भी सर्च करना है, टैग्स पे भी सर्च करना है, तो आप तीनों का कंपाउंड टेक्स्ट इंडेक्स बना सकते हो एक बारी। लेकिन वो एक बारी बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो टेक्स्ट इंडेक्स बनाओगे आप वो एक बार में एक ही बनेगा एक कलेक्शन के लिए।
तो ये ध्यान रखना। आप एक ही बार में सोच लो किस पे लगाना है, टाइटल पे भी, कंटेंट पे भी, टैग्स पे भी, ऑथर पे भी, या फिर सिर्फ टाइटल पे, सिर्फ कंटेंट पे, सिर्फ टैग पे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कंपाउंड आप बना सकते हो, सबको ले सकते हो, लेकिन पहले ही सोच लेना है आपको। तो फिलहाल मैं टाइटल पे लगा के दिखाता हूँ आपको। तो db.articles.create_index एंड मैं यहाँ पे टाइटल है ना हमारा, ठीक है, टाइटल पे टेक्स्ट इंडेक्स लगाऊंगा और मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ इसे। तो टाइटल पे टेक्स्ट इंडेक्स हमारा अप्लाई हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। db.articles.find करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बार बार फाइंड करने के बजाय यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने दो और यहाँ पे आके हम लोग देख लेंगे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे फटाफट, रिफ्रेश, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल्स आ गया होगा, ये रहा। और यहाँ पे हमारे पास टाइटल है लर्न MongoDB इंडेक्सिंग, एडवांस्ड MongoDB टेक्स्ट सर्च, जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स। तो लेट्स से ये बिगिनर्स वाला टर्म हम लोग सर्च करते हैं और देखते हैं हमारे पास ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो db.articles.find। अब सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे टेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से, टेक्स्ट। और ये आपका तभी काम करेगा जब इंडेक्सिंग आपने कर रखी है। तो बिल्कुल डायरेक्टली आपके पास ये इंडिपेंडेंट है, आपने इंडेक्सिंग करी होगी पहले, फिर ही आप ये काम कर पा रहे होगे। तो पहले इंडेक्सिंग करना है आपको, फिर आपको ये टेक्स्ट सर्च अप्लाई करना है। तो टेक्स्ट नॉर्मली सिंपली हमने टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे वही करली ब्रेसेस हमारा मिस हो गया, तो इसे हटाते हैं एंड इस तरीके से करली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से टेक्स्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे और इसके अंदर वापस अगेन इस तरीके से सर्च का यूज करेंगे। और यहाँ पे जो भी आपको टर्म सर्च करना है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, आपका सर्च हो जाएगा। मैंने क्या सर्च करना है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है बिगिनर्स। अच्छा, ये इतना सारा कॉपी पेस्ट कैसे हो गया, मुझे तो ये बिगिनर्स सर्च करना था, ये लो बिगिनर्स। और अब यहाँ पे मैं कैपिटल भी सर्च करूँ या फिर स्मॉल भी सर्च करूँ, मेरी मर्जी। यहाँ पे आपका ये प्रॉपर तरीके से सर्च होकर आ रहा होगा। मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया, देखो एक डॉक्यूमेंट आपको मिल चुका है। यहाँ पे आपके पास टाइटल है जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स। तो धीरे धीरे आ रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर एल्गोरिदम पे आ जाएंगे कि स्कोर वगैरह सब कुछ देख लेंगे कि अगर टाइटल में ज़्यादा वर्ड्स मिल रहे हो तो वो पहले आना चाहिए, कंटेंट में ज़्यादा मिल रहे हो तो वो पहले आना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन बिल्कुल बेसिक से। देखो यही दिक्कत होता है कि आप एक बारी में जंप कर जाते हो। बिल्कुल जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे समझते चलना, आपको प्रॉपर बिल्कुल सर्च एल्गोरिदम समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट एंड मैंने लिखा सर्च बिगिनर्स, ठीक है। ये तो बेसिक सिंटैक्स है, तो ये तो आप ऐसे ही देख लो। यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट ऑपरेटर, उसके अंदर आपके पास यहाँ पे सर्च ऑपरेटर का यूज करोगे, यहाँ पे आप अपना टर्म दे रहे होगे, जो भी टर्म आपको देना है। तो मैंने सर्च किया बिगिनर्स, तो यहाँ पे बिगिनर्स था, यहाँ पे आ गया, बहुत ही बढ़िया। और कुछ देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक टर्म है ये डेटाबेस, यहाँ पे एक टर्म मुझे मिला डेटाबेस। तो मैं ये सबसे पहले तो कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे ये डेटाबेस भी मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने ये डेटाबेस भी डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स हैं। मेरे पास कौन कौन से दो टर्म्स हैं, एक तो है हमारे पास बिगिनर्स एंड दूसरा जो टर्म है हमारे पास है डेटाबेस। तो क्या ये दोनों टर्म सर्च हो रहा होगा, देखते हैं। तो वाओ, ये दोनों टर्म सर्च हो रहा है। यहाँ पे इसे बिगिनर्स मिल गया तो इसने ये वाला डॉक्यूमेंट दे दिया, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे इसे ये डेटाबेस मिल गया तो इसने ये वाला डॉक्यूमेंट भी दे दिया। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट हमें मिल गया, जहां पे एक टर्म बिगनर था, एक टर्म डेटाबेस था। उसी तरीके से मैं और भी कुछ टर्म्स ऐड कर दूं तो जहां जहां पे जो भी डॉक्यूमेंट में इसे मिलेगा ये प्रॉपर तरीके से सर्च करके आपको दे देगा। इतना आपको समझ में आया, बहुत ही बढ़िया, इतना आपको समझ में आया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सर्च कैसे हो गया, बेसिक सिंटैक्स आपको समझ में आया, बेसिक इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट इंडेक्स ये आपको समझ में आया, बढ़िया, ठीक है। तो यूजफुल होगा आपके ब्लॉग्स के लिए ये सर्च फीचर आप बना रहे हो, जैसे यूट्यूब में है समथिंग लाइक दैट, या फ्लिपकार्ट में ही आपको सर्च कर रहे हो तो वो सारी की सारी चीज़ें कुछ इसी तरीके से वर्क कर रही होती है। अब यहाँ पे फीचर्स क्या क्या हैं, बेसिकली सर्च जो हो रहा होता है तो उसमें इंडेक्सिंग करने पे क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। सबसे पहला तो टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे सेंटेंस जो है आपका वर्ड्स में तोड़ दिया जाता है। अगर आपके पास सेंटेंस है, टाइटल है कुछ MongoDB फॉर बिगिनर्स, इस तरीके से MongoDB फॉर बिगिनर्स, तो क्या होगा, इसको वर्ड में तोड़ दिया जाएगा। MongoDB अलग, MongoDB फॉर अलग, बिगिनर्स अलग। तो क्या हुआ, सबसे पहला तो टोकनाइज हो गया, वर्ड में तोड़ दिया गया, ठीक है। सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स थे सारे वर्ड्स टूट चुके हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है Mongo इज पावरफुल, तो Mongo अलग हो गया, पावरफुल अलग हो गया। ये ध्यान देखो, इज नहीं आया यहाँ पे। इज क्यों नहीं आया, इज क्यों नहीं टूटा, Mongo टूट गया, पावरफुल टूट गया, इज क्यों नहीं टूटा। तो स्टॉप वर्ड्स इग्नोर होते हैं। स्टॉप वर्ड्स को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। वर्ड्स जैसे कि इज है आपके पास, द है आपके पास, ए है आपके पास, तो ये सारे के सारे स्टॉप वर्ड्स हैं, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। बेसिक ग्रामर रूल ये फॉलो करता है एंड यहाँ पे इसे इग्नोर कर देता है। और MongoDB में हर एक लैंग्वेज के लिए अलग तरीके से यहाँ पे ग्रामर रूल डिफाइन है, तो वो ध्यान रखना है आपको। आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रामर रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और MongoDB खुद करेगा।
स्टेमिंग में क्या होता है, जैसे आपके पास रनिंग है या फिर रन्स है तो ING और इसका एस ये हट जाएगा, आपके पास सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, रन आएगा। ठीक है, इसको रन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो टोकनाइजेशन होता है, सेंटेंस में अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो एक एक वर्ड को तोड़ दिया जाता है, जहां पे स्टॉप वर्ड्स को इग्नोर कर दिया जाता है एंड साथ ही साथ स्टैमिंग कर दी जाती है। दैट मीन्स अगर रनिंग, रन्स, ETC है आपके पास तो सिर्फ आपका स्टार्टिंग वर्ड जो मेन आपके पास क्या कह सकते हैं उसे बेसिक वर्ड है वो आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है स्कोर, रेलेवेंस। अब स्कोर पे चर्चा करेंगे अलग से, लेकिन समझते चलो थोड़ा थोड़ा। स्कोर मतलब आप समझ रहे हो, आप जब सर्च करते हो यूट्यूब पे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सारा वीडियो एक साथ आ जाता है, स्कोर वाइज आता है। जैसे कोई एक वीडियो आपका टॉप पे रैंक कर रहा होता है, कोई दूसरा वीडियो उसके नीचे आ रहा है, तो कोई तीसरा वीडियो उसके नीचे आ रहा होता है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि पहले वाले वीडियो का स्कोर सबसे ज़्यादा है इसलिए वो टॉप पे रैंक कर रहा है, दूसरे वाले का उससे थोड़ा कम है इसलिए वो उसके नीचे आ रहा है, तीसरे वाले को उससे भी कम है इसलिए वो उसके नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से यूट्यूब अपना स्कोर कैलकुलेट कर रहा होता है कि किसे ज़्यादा स्कोर मिलना चाहिए इस सर्च के हिसाब से, एंड इसे ही हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे स्कोर यानी कि रेलिवेंस, कौन कितना ज़्यादा रेलिवेंट है आपके लिए। आप सर्च कर रहे हो MongoDB फॉर बिगनर्स, तो इससे कौन सा वीडियो ज़्यादा रेलिवेंट है जो कि यूज़र को दिखाया जाए, ठीक है वो। फिर मल्टीपल फील्ड पे टेक्स्ट इंडेक्स, ये मैंने आपको अभी बताया, एक बारी में एक ही टेक्स्ट इंडेक्स लगेगा, तो आप देख लो किस पे लगाना है, एक बारी में ही लगा दो। कंपाउंड इंडेक्सिंग कर सकते हो, कंपाउंड टेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है, दोनों फील्ड्स में सर्च होगा। टेक्स्ट स्कोर फैक्टर, इस पे बाद में चर्चा करेंगे अभी। और इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस वगैरह आप देख लो, एक कलेक्शन में सिर्फ एक टेक्स्ट इंडेक्स लगाए जा सकते हैं, बट मल्टीपल फील्ड्स इंक्लूड कर सकते हो आप यूजिंग कंपाउंड टेक्स्ट इंडेक्स। सब करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एग्जैक्ट फ्रेज के लिए क्योट्स, ये वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये सारे के सारे लिमिटेशंस हैं एक्चुअली, एंड इसको भी सॉल्व करने का तरीका है, तो परेशान नहीं होना है, वो मैं आपको बताऊंगा। रेगेक्स जैसा फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फुल टेक्स्ट सर्च है, पैटर्न मैचिंग नहीं है। फुल टेक्स्ट सर्च यानी कि आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड सर्च कर रहे हो तो आ रहा है, कोई पैटर्न मैचिंग नहीं हो, जैसे कि नंबर एंड आप बीच बीच का कोई टर्म सर्च कर लो, जैसे MongoDB है तो आप वहाँ पे MON सर्च करोगे तो आपका MongoDB आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा वर्ड आप सर्च करोगे एंड वो वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से सर्च कर रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एंड ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हुए अब 2-3 फील्ड्स पे एक साथ लगाते हैं ताकि स्कोर का हमें पता चले। रूल तो आपको पता चल गया कि टोकनाइज होगा, वर्ड्स में टूटेगा, स्टॉप वर्ड्स इग्नोर होंगे, स्टैमिंग होगा, ठीक है। स्कोर रेलिवेंस जो कि अभी हमें देखना है, और साथ ही साथ मल्टीपल फील्ड्स पे टेक्स्ट सर्च कैसे करें, बढ़िया। तो अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइटल पे टेक्स्ट इंडेक्स लगा रखा है हमने, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अब टाइटल, कंटेंट एंड टैग्स तीनों पे लगाना है। तो db.articles.create इंडेक्स, एंड मैं बोलूँगा कि टाइटल पे भी लगा दो टेक्स्ट इंडेक्स, साथ ही साथ कंटेंट पे भी लगा दो टेक्स्ट इंडेक्स, एंड साथ ही साथ टैग्स पे भी लगा दो टेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है। तो तीनों पे लगा दो, टाइटल पे भी, कंटेंट पे भी एंड टैग्स पे भी। तो क्या ये रन करेगा, फटाफट आप बताओ, क्या ये रन करेगा? ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं क्रिएट इंडेक्स कर रहा हूँ, क्या ये रन करेगा? अब ऐसा मैं पूछ ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि एक बारी में एक ही टेक्स्ट इंडेक्स क्रिएट हो सकता है एक कलेक्शन के अंदर। शायद आप ध्यान से सुनते नहीं हो। तो यहाँ पे देखो, एन इक्विवेलेंट इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट विद अ डिफरेंट नेम, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप वापस से कैसे क्रिएट कर सकते हो भैया? ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले तो डिलीट करना पड़ेगा। तो db.articles.get indexes, सबसे पहले तो देखते हैं कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, वहाँ पे से नेम उठाएंगे इंडेक्स का एंड डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे एक्चुअली आप देखो, गेट इंडेक्स जब आप करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। की तो ऑब्वियसली मिल ही रहा है, नेम आपको उसी तरीके से मिल रहा है, वेट आपको मिल रहा है कि वेट कितना है। तो बाय डिफॉल्ट वेट आपका 1 है। वेट पे चर्चा करेंगे। वेट मतलब होता है किसको कितना ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, टेक्स्ट को ज़्यादा, टाइटल को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, फिर कॉन्टेंट को उससे कम प्रायोरिटी देना है, टेक्स्ट को उससे कम प्रायोरिटी देना है। तो आप यहाँ वेट्स में डिफाइन कर सकते हो। अभी इस पर भी आएंगे। डिफॉल्ट लैंग्वेज, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सा लैंग्वेज पे, अलग अलग लैंग्वेज पे अलग अलग ग्रामेटिकल रूल अप्लाई होगा, तो उस हिसाब से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। और MongoDB काफ़ी सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, तो वो आप जाके डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो कौन कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो जो लैंग्वेज आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे उस लैंग्वेज के हिसाब से आपका ग्रामर रूल अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। टेक्स्ट इंडेक्स वर्जन ये आपका बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ही होता है, दैट मीन्स परफॉर्मेंस आपका बेटर रहेगा। आप चाहो तो पुराना वर्जन भी चूज कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, लेटेस्ट वर्जन ही ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे इसके हम लोग ये टेक्स्ट वाला इंडेक्स डिलीट करेंगे, ठीक है। टाइटल पे जो हमने लगा रखा है टाइटल टेक्स्ट, तो इसे हम लोग ड्रॉप करेंगे। और इसके अंदर मैंने क्यों दे दिया, db.articles.drop इंडेक्स, एंड ये लो, तो ड्रॉप कर दो फटाफट। क्या ड्रॉप हो जाएगा? हाँ, ड्रॉप हो चुका है। अब वापस से एक बार गेट इंडेक्स कर लेते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आईडी आ रहा है, बहुत ही अच्छा। अब वापस से क्रिएट इंडेक्स करते हैं। तो टाइटल, कंटेंट एंड टैग्स तीनों पे मैं
एक साथ कंपाउंड टेक्स्ट इंडेक्स बना रहा हूँ। कंपाउंड टेक्स्ट इंडेक्स, एक बारी में एक ही इंडेक्स बना सकते हैं टेक्स्ट इंडेक्स, कंपाउंड टेक्स्ट इंडेक्स मैंने बना दिया। तो टाइटल, कंटेंट, टैग तीनों को कंबाइन करके मैंने टेक्स्ट इंडेक्स बना दिया। अब क्या होगा, अब मैं सर्च करूंगा तो वो तीनों में सर्च करेगा, टाइटल में भी करेगा, कंटेंट में भी करेगा, टैग में भी करेगा। जहां मिल गया वो मुझे डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देगा। तो अब मैं वापस से सर्च करता हूँ और ऑब्वियसली IX स्कैन हो रहा है, ये तो कंफ्यूज नहीं होना, कलेक्शन स्कैन हो रहा है या फिर IX स्कैन हो रहा है। तो ऑब्वियसली IX स्कैन हो रहा है यार, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो db.articles.create इंडेक्स, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो फाइंड करना है। तो ये फाइंड वाला मैं वापस से चलाता हूँ और यहाँ पे मैं अब सर्च करता हूँ कुछ टैग्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे टैग्स है डेटाबेस, डिज़ाइन, एंड यहाँ पे आपके पास टैग है डेवलपमेंट, वेब। तो ये लो वेब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, वेब। तो टैग में भी अब ये सर्च करेगा। तो मैं रन करता हूँ, आप देखो यहाँ पे आपके पास इस बार 4 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। एक में तो टाइटल में मैच कर रहा है बिगनर्स, ये देखो बिगनर्स टर्म हमने सर्च किया है। फिर दूसरे में आपके पास यहाँ पे डेटाबेस मैच कर रहा है, ये देखो डेटाबेस मैच कर रहा है। तीसरे में आपके पास यहाँ पे देखो टाइटल में कुछ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन टैग में जरूर मैच कर रहा होगा। टैग में अच्छा ये डेटाबेस मैच कर रहा है, ठीक है। देखो टाइटल में तो लर्न, मोंगोडीबी, इंडेक्सिंग कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन टैग में अगर आप देखो तो ये डेटाबेस मैच कर जा रहा है, ये डेटाबेस है ना। और केस इनसेंसिटिव है, तो कैपिटल डी हो या स्मॉल डी हो फर्क नहीं पड़ता। तो कितना मस्त सर्च कर रहा है ये। और फिर यहाँ पे चौथे वाले में आप देखो टाइटल में तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन टैग में यहाँ पे वेब मैच कर रहा है। फिर इसी तरीके से आप कंटेंट भी यहाँ पे डाल सकते हो, कंटेंट में सर्च कर लेगा अगर किसी में नहीं मिला तो ये डेटोज में डालता हूँ यहाँ पे और देखते हैं कि हमारे पास ये सर्च होके आता है या फिर नहीं। तो रन करते हैं, तो देख रहे हो तीनों में सर्च कर रहा है ये। तो रन किया मैंने एंड यहाँ पे आपके पास डेटोज वाला कुछ आया क्या, कंटेंट जिसमें डेटोज जैसा कुछ हो। तो 4 ही डॉक्यूमेंट आ रहा है अभी भी, तो इसी के अंदर कहीं पे ये डेटोज जैसा कुछ होगा। डेटोज ही है ना, DATOS, अप्रेंडिंडो, मोंगोडीबी। ये क्या है भैया, ऐसा तो कुछ यहाँ पे नहीं है। एक मिनट, कंटेंट पे हमने लगाया था ना टेक्स्ट इंडेक्स, आई होप सो कंटेंट पे तो हमने लगाया है। एक बार ये भी डाल के देख लेते हैं, रन करते हैं एंड अभी भी वही 4 है, टाइटल, जावास्क्रिप्ट, लर्न डेटाबेस, लर्न मोंगोडीबी, फुल स्टैक डेवलपमेंट, और यहाँ पे टोटल 7 डॉक्यूमेंट है। तो कंटेंट को पता नहीं सर्च नहीं कर रहा है, आई थिंक कंटेंट ठीक तो हमने लिख रखा है, कंटेंट CONTENT, ठीक है, स्पेलिंग भी सही है, प्रॉपर हमने लगा रखा है टेक्स्ट सर्च। कोई बात नहीं, एक बार ये पूरा डिलीट करते हैं एंड एक बार सिर्फ और सिर्फ ये सर्च करके देख लेते हैं। और यहाँ पे ये ऐसा क्यों आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला था ना। तो ये मैं 3 वर्ड ये तीनों सर्च करता हूँ, ठीक है, पता नहीं इसका मीनिंग क्या है बट सर्च करते हैं तो नहीं आ रहा है। ये वर्ड इग्नोर कर दे रहा है क्या, देखो मीनिंग भी बहुत, ग्रामर रूल यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या सर्च होगा। ये ऑटो कंप्लीट में सर्च करके देखता हूँ, मुझे पता करना है कि यहाँ पे कंटेंट के बेसिस पे सर्च हो रहा है या फिर नहीं। तो ऑटो कंप्लीट मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे देखो टाइटल में तो ऑटो कंप्लीट नहीं है, टैग्स में भी ऑटो कंप्लीट जैसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑटो कंप्लीट है। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर तरीके से सर्च हो रहा है। तो जो मैंने बोला ना स्टॉप वर्ड्स एंड स्टैमिंग वगैरह, तो वहाँ पे मे बी वो उसे इग्नोर कर दे रहा हो, मतलब पता नहीं है इसका कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है। आप चेक करना एक बार इसका क्या मतलब है। डेटोज मोई पर कुछ अलग ही लैंग्वेज में यहाँ पे दे रखा है, कुछ भी एक्चुअली लिख रखा है, ठीक है। तो ये आप सर्च करना, शायद इसलिए इसे इग्नोर कर दे रहा है, वो उसे नहीं ले रहा है। बाकी कंटेंट के बेसिस पे भी सर्च हो रहा है, तो टाइटल, कंटेंट एंड टैग तीनों के बेसिस पे सर्च हो रहा है। बढ़िया, ये भी हमने देख लिया। अभी बात करते हैं प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी मतलब अगर यहाँ पे आपके पास मोंगोडीबी है, ठीक है, एंड एक्चुअली यहाँ पे टाइटल में भी मोंगोडीबी है, कंटेंट में भी मोंगोडीबी है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइटल कंटेंट में मोंगोडीबी है, टैग में मोंगोडीबी है क्या, हाँ टैग में मोंगोडीबी है, और यहाँ पे टैग में भी मोंगोडीबी। तो यहाँ पे तीनों में मोंगोडीबी है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 में मोंगोडीबी है, 2 फील्ड्स में मोंगोडीबी है। तो ऑब्वियसली इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा। किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मोंगोडीबी सर्च करता हूँ, मोंगोडीबी, और ऑब्वियसली केस इनसेंसिटिव सर्च कर रहा है तो सिर्फ मोंगोडीबी ऐसे भी लिखोगे तो आपके पास सर्च होके आ रहा होगा। तो देखो प्रायोरिटी किसे ज़्यादा दिया जा रहा है, तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसे दिया। अच्छा, प्रायोरिटी के बेसिस पे यहाँ पे सर्च हो भी रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे बेसिकली स्कोर भी देख सकते हो कि किसका कितना स्कोर है, कौन कितना ज़्यादा रिलेवेंट है। अब स्कोर कैसे देखोगे, तो मेटा डेटा से, मेटा डेटा आप समझ रहे हो, कोई भी अगर आप फाइल वगैरह अगर आप
फोटो ही क्लिक कर रहे हो तो उसका भी कुछ मेटा डेटा होता है कि कितना बेसिकली उसका स्टोरेज ले रहा है एंड कितना पिक्सल है उसका, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास मेटा डेटा होती है। तो यहाँ पे भी आपके पास इसका मेटा डेटा होता है जहाँ पे से आप स्कोर को निकाल सकते हो। तो ये आपके पास बेसिक सा सिंटैक्स है जहाँ से आप टेक्स्ट स्कोर को निकाल के आप देख सकते हो कि कितना आपके पास स्कोर आ रहा है। तो आप कॉमा देके, कॉमा यहाँ पे लगा के इस तरीके से बोलोगे कि स्कोर नाम का एक फील्ड बना दो। स्कोर भी दे सकते हो, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, माई स्कोर बोल रहे हो, माई स्कोर नाम का एक फील्ड बना लो एंड मेटा डेटा के अंदर से टेक्स्ट स्कोर निकाल के इस फील्ड में डाल दो। ठीक है, तो मेटा डेटा, स्पेलिंग मैंने सही लिखा ना, तो मेटा सिर्फ मेटा लिखना है, मेटा। देखो ये सारी की सारी जो रट्टा नहीं लगानी ऑब्वियसली, ये आप जाके गूगल कर सकते हो, रेफरेंस आप वहाँ से ले सकते हो। तो मेटा एंड टेक्स्ट स्कोर, मुझे यहाँ से टेक्स्ट स्कोर चाहिए, टेक्स्ट स्कोर, बढ़िया। एक्चुअली सिंटैक्स वाइज हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना है और ये वाला जो है ये एक्चुअली कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको हमने इस तरीके से नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है देखने में। तो ये आपका आ गया, एक मिनट रुक जाओ, गलत जगह हमने लगा दिया था बेसिकली। ठीक है, तो ये कॉमा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉमा लगाना है और ये आपका आ गया सेकेंड पैरामीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट जहाँ पे इस तरीके से हम लोग सर्च कर रहे हैं, और ये हो गया दूसरा जहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि स्कोर नामक फील्ड एक बना दो जहाँ पे मुझे मेटा डेटा बेसिकली स्कोर ला के दे दो, टेक्स्ट स्कोर। बढ़िया, तो अभी ये प्रॉपर तरीके से आपका वर्क कर रहा है। ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, समझ में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला आ गया वही टेक्स्ट सर्च करने के लिए, एंड दूसरा यहाँ पे मैंने माई स्कोर नाम के एक फील्ड में स्कोर ले लिया है ताकि मुझे पता चले किसका कितना स्कोर जा रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका स्कोर कितना है 2.28, एंड फिर इसका स्कोर कितना है 2.47, इसका स्कोर कितना है 2.35। हालांकि सॉर्टेड है तो सबसे ज़्यादा स्कोर वाला हमारा टॉप पे आ रहा है एंड सबसे लो स्कोर वाला हमारा बॉटम पे आ रहा है। अब देखो स्कोर जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो प्रायोरिटी, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, टाइटल का प्रायोरिटी ज़्यादा है, कॉन्टेंट का प्रायोरिटी ज़्यादा है, टैग का प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अभी हमने कोई भी प्रायोरिटी डिफाइन नहीं किया है, तो तीनों को सेम प्रायोरिटी ही देगा ये। अब तीनों को क्योंकि सेम प्रायोरिटी दे रहा है तो ये किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि किसका स्कोर कितना होगा, तो वो डिसाइड करने के लिए, मेरा पेन किधर गया, एक मिनट रुक जाओ, ये रहा। तो वो डिसाइड करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट स्कोर फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला तो टीएफ टर्म फ्रीक्वेंसी, वर्ड कितनी बार आया है, पूरे को मिला के टाइटल, कंटेंट एंड टैग तीनों को मिला के वर्ड कितनी बार आया है। अगर वर्ड ज़्यादा बार आया है तो ऑब्वियसली स्कोर उसका थोड़ा सा बढ़ेगा। जिस डॉक्यूमेंट में वर्ड्स ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं जो कि हम लोग सर्च कर रहे हैं तो उसका स्कोर थोड़ा सा बढ़ेगा। फिर है फील्ड लेंथ, अगर आपके पास छोटा फील्ड है, दैट मीन्स जैसे कि टाइटल आपके पास एक छोटा फील्ड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा सा नहीं लिखा हुआ है, छोटा फील्ड है, बहुत कम वर्ड्स हैं, तो अगर कम वर्ड्स हैं और उसमें वो वाला मैच कर रहा है तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट होगा, इंस्टीड ऑफ कि बड़े वाले फील्ड, बड़ा फील्ड जैसे कि कंटेंट, उसमें आपके पास वो वर्ड मैच कर रहा है। जैसे कि दो आपके पास है, यहाँ पे टाइटल है एंड यहाँ पे आपके पास टाइटल एंड कंटेंट है, एंड फिर एक और इसी तरीके से डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपके पास टाइटल है, कंटेंट है। एक में टाइटल में मैच कर रहा है वो वाला वर्ड, एक में कंटेंट में मैच कर रहा है, एंड ऑब्वियसली टाइटल आपका छोटा होगा तो उसका स्कोर ज़्यादा होगा, ठीक है, एंड कंटेंट आपका बड़ा होगा एंड उसमें वो एक पर्टिकुलर वर्ड मिल रहा है तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, वहाँ पे स्कोर आपका स्कोर कम आएगा। ठीक है, ऐसा सोचो ना, एक बिल्कुल छोटा सा डब्बा है, वहाँ पे आपको मिल गया एक बहुत ही बड़ा सा, एकदम बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर से एक मतलब कुछ मिल रहा है, ये तो वही हो गया समुंदर में से कुछ एक छोटा सा तिनका जैसा मिल रहा है, तो वहाँ पे आपका स्कोर डाइल्यूट हो जाएगा। फिर है मैच क्वालिटी, कि एग्जैक्ट वर्ड मैच हो रहा है या फिर थोड़ा सा वीक मैच हो रहा है। जैसे कि आपको मैंने अभी ग्रामेटिकल रूल थोड़ा सा बताया, स्टेमिंग वगैरह हो रहा होता है, रनिंग एंड रन्स को रन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर आप रन सर्च कर रहे हो एंड आपके टाइटल कंटेंट में आपके पास रनिंग है तो वहाँ पे ग्रामेटिकल चेंज होकर फिर आपका मैच हो रहा है, तो वो थोड़ा सा वीक मैच हो गया। लेकिन अगर आप सर्च करें मोंगोडीबी एंड मोंगोडीबी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है तो वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल मैच होगा आपके पास, तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका स्कोर। फिर नंबर ऑफ मैच्ड टर्म्स, कितने सर्च वर्ड्स मैच हुए, आप सर्च कर रहे हो 3 वर्ड एंड तीनों के तीनों मैच हो गए उस डॉक्यूमेंट में, तीनों के तीनों मैच हो गए उस डॉक्यूमेंट में, तो स्कोर ऑब्वियसली आपका सबसे ज्यादा होगा उसका। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। और अगर इन सारे फैक्टर्स में से आप थोड़ा प्रायोरिटी जैसे टाइटल का बढ़ाना चाहते हो तो आप वेट का यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे देखो आपके पास मोंगोडीबी मिल रहा है, कंटेंट में भी आपके पास यहाँ पे मोंगोडीबी मिल रहा है, एंड फिर टैग्स में भी आपके पास मोंगोडीबी मिल रहा है, एंड टाइटल में आपके पास यहाँ पे पहले ही मोंगोडीबी आ जा रहा है और टाइटल यहाँ पे आपके पास इतना बड़ा है, कंटेंट इतना बड़ा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसका स्कोर एक्चुअली कैलकुलेट होकर इतना आ रहा है, तो इसका स्कोर आपके पास ज़्यादा है, तो ये आपके फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। एंड आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो, अगर एग्जैक्टली आपका अगर यहाँ पे शॉर्टेड वे में नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे डॉट शॉर्ट लगा के शॉर्टिंग कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सिंपली आपको इस तरीके से शॉर्ट लगाना है एंड स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट होगा, मतलब ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो वो पहले चला जाएगा, कम स्कोर वाला नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे शॉर्ट अप्लाई करोगे। बाकी यहाँ पे तो मेरा डायरेक्टली आ रहा है शॉर्टेड फॉर्म में ही, तो अप्लाई करने की नीड नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे में देखो तो यहाँ पे MongoDB एंड फिर यहाँ पे आपके पास MongoDB है, टैक्स में भी आपके पास MongoDB है, बट इसका स्कोर थोड़ा सा कम है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपके पास स्कोर वगैरह के हिसाब से यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। और एक्चुअली सबके टाइटल में ही MongoDB है। तो कुछ और सर्च करते हैं जहाँ पे टाइटल में ना हो, कंटेंट में हो, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे बिगनर्स तो आपके एक ही डॉक्यूमेंट में है, तो ये मज़ा नहीं आएगा। डेटाबेस सर्च करते हैं, डेटाबेस देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आके MongoDB की जगह डेटाबेस डाल देता हूँ। अब देखते हैं, तो जैसे ही मैंने डेटाबेस डाला, यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो टाइटल में डेटाबेस है और दूसरे में यहाँ पे देखो टाइटल में डेटाबेस नहीं है। यहाँ पे देखो टाइटल में डेटाबेस है तो इसने इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, यहाँ पे स्कोर इसका ज़्यादा है। वहीं यहाँ पे आपके पास टाइटल में डेटाबेस नहीं है, यहाँ पे आपके पास टैग्स के अंदर डेटाबेस है, कंटेंट के अंदर भी डेटाबेस नहीं है, टैग्स के अंदर डेटाबेस है। तो यहाँ पे इसका कम थोड़ा प्रायोरिटी है, इसका स्कोर यहाँ पे आपके पास 1 है एंड इसका स्कोर देखो सीधे 2.25, इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइटल में यहाँ पे आपके पास इसके पास मिल रहा है। टाइटल छोटा होता है तो ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एंड अभी मैंने प्रायोरिटी डिफाइन किया नहीं है, ठीक है। अगर मैं प्रायोरिटी डिफाइन कर दूं, लेट्स से मैं बोल दूं कि टैग्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, टाइटल को भी नहीं, टैग्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, तब क्या होगा। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें डिलीट करना पड़ेगा इंडेक्स को। तो सबसे पहले गेट इंडेक्स करते हैं, तो जो भी इंडेक्स होगा वो लेके हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे से डिलीट कर देंगे। तो ड्रॉप इंडेक्स को अनकमेंट करेंगे एंड ये मैंने डाला और डिलीट कर दिया मैंने इंडेक्स को, ठीक है। तो ड्रॉप कर दिया मैंने इंडेक्स को, बहुत ही बढ़िया। वापस से इंडेक्स क्रिएट करेंगे, क्रिएट इंडेक्स, लेकिन इस बार वेट भी देंगे हम लोग। ये तो हमने इंडेक्सिंग के लिए दे दिया कि टाइटल, कंटेंट एंड टैग्स में इंडेक्सिंग करनी है, लेकिन इस बार हम लोग वेट्स भी डिफाइन करेंगे, बेसिकली प्रायोरिटी भी डिफाइन करेंगे, WEIGHTS वेट्स, इस तरीके से। और किसको कितना वेट देना है तो वो आप देख लो। और मैं सारी की सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ ना, सिंटैक्स वाइज कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लिखेंगे तो पता चल जाएगा। टाइटल को मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, एक्चुअली एक और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस होगा, ठीक है। एक बार चेक कर ही लेते हैं यहाँ पे सिंटैक्स। तो वेट वाला सिंटैक्स मैंने यहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट वेट जैसा होता है देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, वो मैं बाद में नोट्स में डाल दूंगा। तो यहाँ पे वेट मैंने टाइटल का दे दिया 1 और मैं कंटेंट का दे देता हूँ, लेट्स से 2 दे देता हूँ। और टैग्स को मैं उससे, हालांकि टाइटल का सबसे ज़्यादा वेट होना चाहिए, कंटेंट का उससे कम होना चाहिए, टैग का उससे कम होना चाहिए, बट मैं स्कोर दिखाने के लिए कि अगर मैं टैग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दूँ तो स्कोर उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं टैग्स का स्कोर दे देता हूँ 5 या लेट्स से मैं दे देता हूँ 100, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे आपके पास इंडेक्स क्रिएट हो गया। और मैं इसे वापस से कमेंट करता हूँ एंड अब वापस से ये सेम कमांड रन करते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर करूँगा, आप देखो यहाँ पे आपके पास जो इसका स्कोर 1 आ रहा था, इसका स्कोर अभी 100 हो गया है। लेकिन इसका स्कोर देखो अभी भी 101 है, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। पहले 2 आ रहा था कुछ, लेकिन अभी इसका 101 है। जबकि टैग्स में ये डेटाबेस आपके पास फाइंड हो रहा है, एक्चुअली टैग्स में भी फाइंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो टैग्स के अंदर भी है डेटाबेस एंड साथ ही साथ टाइटल के अंदर भी आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्वियसली इसका स्कोर इससे ज़्यादा होना ही चाहिए था। तो देखो स्कोर प्रॉपर ये कैलकुलेट कर रहा होता है। मैंने टैग्स में लगा दिया, मैंने यहाँ पे नहीं देखा था कि यहाँ पे भी टैक्स के अंदर डेटाबेस है, तो मैंने टैक्स में तो ज़्यादा प्रायोरिटी दे दिया। तो यहाँ पे देखो इसका 100 हो गया, बट यहाँ पे देखो 101 हो गया। क्यों? क्योंकि टैक्स के अंदर भी है, साथ ही साथ टाइटल के अंदर भी है। तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और सर्च करने का ट्राई करते हैं, तो जिसमें कि टैक्स के अंदर हो बट स्पेनिश। ये देखो स्पेनिश सर्च करते हैं, स्पेनिश टाइटल या कंटेंट में होगा, मुझे नहीं लगता होगा। रन करते हैं, तो एक ही आ रहा है और एक्चुअली यहाँ पे टैग में भी है, टैग में ही है सिर्फ। तो कुछ और ट्राई करते हैं, वेब ट्राई करते हैं, वेब ठीक है, वेब ट्राई करते हैं। तो रन करते हैं एंड यहाँ पे आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स, जावास्क्रिप्ट इज ए पावरफुल लैंग्वेज फॉर वेब। देखो यहाँ पे कंटेंट में वेब आ रहा है, ठीक है,
और टैग्स में भी वेब आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैग में आ रहा है। ठीक है, तो देखो टैग में आ रहा है तो प्रायोरिटी इसका है आपके पास, बेसिकली स्कोर इसका है 110, एंड क्योंकि यहाँ पे टैग के साथ साथ कंटेंट में भी आ रहा है तो इसका है 111। ठीक है, तो प्रायोरिटी बेसिकली मैंने टैग की बढ़ा दी है, तो वैसा कोई एग्जांपल सूटेबल यहाँ पे मिल नहीं रहा है जिससे कि आपको पता चले कि हाँ टैग्स की प्रायोरिटी हमने बढ़ा दी है तो टैग्स को ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ऐसा कुछ कैसे एग्जाम्पल, यहाँ पे इंग्लिश है, लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे डिज़ाइन है, चलो डिज़ाइन सर्च करके देखते हैं डिज़ाइन जैसा कितनों में है। ठीक है, वो आप हिट एंड ट्राई करके देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि प्रायोरिटी वगैरह है, पता चल रहा है या फिर नहीं पता चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे इंडेक्स है तो इंडेक्स सर्च करते हैं, इंडेक्स आई थिंक 1-2 डॉक्यूमेंट्स में है, हाँ 3 डॉक्यूमेंट में इंडेक्स। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आइडिया तो लगना चाहिए। टाइटल में तो सबसे पहले यहाँ पे नहीं है, ठीक है बिल्कुल कोई बात नहीं है। कंटेंट में इंडेक्स दिख रहा है आपको, देखो ये इंडेक्सिंग है यहाँ पे, तो वीक मैच यहाँ पे होगा। इंडेक्सिंग है तो ING हट जाएगा, चलो इंडेक्स मैच हो गया, तो कंटेंट में तो मैच हुआ, वीक मैच हुआ, ठीक है। टैग्स यहाँ पे, टैग्स के अंदर देखो ये यहाँ पे इंडेक्स जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका आपके पास स्कोर कितना है 1 पॉइंट समथिंग, ध्यान से देखो 1 पॉइंट लग रखा है, 1.16 समथिंग। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास टैग्स के अंदर इंडेक्स मिल रहा है, तो क्योंकि टैग्स के अंदर इंडेक्स मिल रहा है तो इसका बेसिकली स्कोर सबसे ज़्यादा है। देखो 111 है, इसका कितना था, सिर्फ 1, क्योंकि वीक मैच हो रहा था वो भी कंटेंट के अंदर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सीधा सीधा टैक्स में मिल रहा है, टैक्स की प्रायोरिटी हमने बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो टैक्स में आपके पास यहाँ पे क्योंकि प्रायोरिटी हमने ज़्यादा दे रखी है तो स्कोर इसका ज़्यादा बढ़ गया। अब हालांकि यहाँ पे शॉर्टेड नहीं है, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आप डॉट शॉर्ट लगा सकते हो, तो ये वाला सबसे ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी बेसिकली इसका स्कोर सबसे ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। और कॉन्टेंट में देखो इंडेक्सिंग है तो कॉन्टेंट भी मैच हो रहा है, ठीक है, साथ ही साथ टाइटल भी मैच हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, तो इसका स्कोर ऑब्वियसली ज़्यादा तो होना ही चाहिए। फिर उसका देखो यहाँ पे इसका स्कोर कम है, क्यों कम है, तो कॉन्टेंट में चलो इंडेक्स आ रहा है, टैक्स में आ रहा है, क्या टैक्स में नहीं आ रहा है, टाइटल में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका स्कोर कम ही होना चाहिए, कम ही है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आप वेट डिफाइन करते हो उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हो कि टाइटल की इंडेक्स, बेसिकली अगर टाइटल में मिल गया कोई वर्ड तो भूल जाओ बाकी सारे रूल्स, टाइटल को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे वेट को 1000-2000 तक भी ले जा सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन आप चाहते हो कि मैं प्रायोरिटी तो दूं लेकिन साथ ही साथ वो जो रूल्स हैं उसको भी फॉलो करे, तो आप वहाँ पे वेट को ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखोगे, 1 to 5 इस तरीके से डिफरेंस दोगे वेट को, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे टैक्स को बहुत ज़्यादा वेट दे दिया है, 100 दे दिया है, बाकी का 1-2 ही है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास जिसके अंदर टैक्स, जिसमें टैक्स के अंदर आपका वो वर्ड मिल रहा है उसका स्कोर सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं आपके पास, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक बार रिकैप ले लो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने बोला टेक्स्ट इंडेक्स में आप प्रॉपर तरीके से सर्चिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, फुल टेक्स्ट सर्च करता है, ठीक है, लेकिन वर्ड सर्च कर रहा होता है, बढ़िया। और सर्च जो कर रहा होता है, सर्च बढ़िया कर रहा होता है, लेकिन वर्ड सर्च कर रहा होता है, प्रॉपर पैटर्न वगैरह मैच नहीं कर रहा होता है, तो उसके लिए आप वहाँ पे रेगेक्स एंड ये दोनों का कंबाइंड वे में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको रेगेक्स भी लगाना है, लेट्स से आपको टाइटल पे रेगेक्स लगाना है, तो टाइटल पे आप रेगेक्स भी लगा सकते हो, साथ ही साथ टाइटल को अलग से इंडेक्स भी दे सकते हो, टेक्स्ट इंडेक्स नहीं दे सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप उसको नॉर्मल इंडेक्सिंग दे सकते हो, वो वाला सिंगल फील्ड इंडेक्स CTC असेंडिंग डिसेंडिंग में करके, फिर वहाँ पे रेगेक्स लगा सकते हो, रेगेक्स के साथ इसको कंबाइन करके लगा सकते हो। तो क्वेश्चन में देख लेंगे वो सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा था, टोकनाइज, सेंटेंस को वर्ड्स में तोड़ दिया जाता है, स्टॉप वर्ड्स को इग्नोर कर दिया जाता है, स्टैमिंग की जाती है, बहुत ही बढ़िया। स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब स्कोर इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आप अलग से वेट भी डिफाइन कर सकते हो कि टाइटल में अगर वर्ड मिलता है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, तो वेट डिफाइन कर दो, ठीक है। मल्टीपल फील्ड्स पे टेक्स्ट इंडेक्स लगा सकते हो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली एक कलेक्शन में एक ही टेक्स्ट इंडेक्स हो सकता है, तो आपको अगर बाकी सारे फील्ड्स में भी लगाना हो तो कंपाउंड करके आप लगा सकते हो, लेकिन टेक्स्ट इंडेक्स एक ही होगा, बढ़िया। फिर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस होती हैं टेक्स्ट सर्च को लेके, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। सबसे पहला तो एक कलेक्शन में सिर्फ एक टेक्स्ट इंडेक्स हो सकते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ये कोई उतनी ज़्यादा बड़ी लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे आप मल्टीपल फील्ड इंक्लूड कर सकते हो, कंपाउंड टेक्स्ट इंडेक्स बना सकते हो, तो ये तो चलो ठीक है, चलता है। एग्जैक्ट फ्रेज के लिए क्यूट्स, अगर आप यहाँ पे MongoDB इंडेक्स एग्जैक्ट सर्च करना चाहते हो, पूरा का पूरा MongoDB इंडेक्स, ऑब्वियसली MongoDB इंडेक्स सर्च करोगे तो जहाँ पे MongoDB इंडेक्स दोनों मिल जाए और वो भी सेम सीक्वेंस में, वो पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे MongoDB अलग, इंडेक्स अलग सर्च हो रहा है। अब हो सकता है कहीं पे इंडेक्स MongoDB लिख रखा हो और कहीं पे MongoDB इंडेक्स लिख रखा हो, तो इसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना MongoDB इंडेक्स वाले को, तो वैसा नहीं है। आप एग्जैक्ट फ्रेज के लिए यूज़र को इस तरीके से क्योट्स वगैरह लगाना पड़ेगा, इस तरीके से,
तो ऑब्वियसली ये तो गंदा एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए हालांकि आप कर सकते हो, बैकएंड इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपके पास बेसिकली टेक्स्ट आएगा वहाँ पे आप पूरा का प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो एंड फिर सर्च के लिए भेज सकते हो, बट वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लॉजिक आपको लगाना पड़ जाएगा। फिर तीसरा लिमिटेशन है कि रेगेक्स जैसा फ्लेक्सिबल नहीं है, ऑब्वियसली पैटर्न मैचिंग नहीं हो सकता है। मोंगोडीबी में सिर्फ मो सर्च करोगे MON तो वहाँ पे आपके पास सर्च रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। ये कुछ लिमिटेशंस हैं आपके पास। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी आप फिक्स कर सकते हो, आप रेगेक्स भी लगा सकते हो एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली टेक्स्ट सर्च भी लगा सकते हो, दोनों एक साथ कर सकते हो। और ऑपरेटर का यूज़ करोगे कि अगर रेगेक्स में मिल जाता है तो भी ठीक है, इसमें मिल जाता है तो भी ठीक है, तो दोनों में से किसी में भी मिल जाता है तो चलेगा। बट अगेन वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा आपका स्लो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप रेगेक्स लगाओगे वहाँ पे आपका कलेक्शन स्कैन होगा। बट हाँ, फास्ट कर सकते हो आप। जैसे आप टाइटल पे रेगेक्स लगाना चाहते हो तो टाइटल को अलग से सिंगल फील्ड इंडेक्स आप दे दो। सिंगल फील्ड इंडेक्स मैंने बता रखा है शॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो इसको सिंगल फील्ड इंडेक्स दे दो, फिर रेगेक्स लगा दो। और साथ ही साथ सर्च के लिए जो हम लोग टेक्स्ट इंडेक्सिंग कर रहे हैं वो वाला प्रोसेस तो चलेगा ही, तो दोनों साथ में कंबाइन करके इसको भी फिक्स किया जा सकता है। तो किया तो सबको फिक्स जा सकता है, बट बढ़िया नहीं है, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक परफॉर्म करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास एक होता है सॉल्यूशन कि आप एटलस सर्च मोंगोडीबी का यूज़ कर सकते हो, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है मोंगोडीबी की तरफ से। या फिर आप कोई एक्सटर्नल सर्च इंजन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपके पास एक होता है इलास्टिक सर्च, फिर आपके पास एक होता है एल्गोलिया। तो आप ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आप मोंगोडीबी में डेटा रखोगे एंड सर्च के लिए आप एक्सटर्नल सर्च इंजन की सहायता ले सकते हो। तो ऐसे ऑप्शंस तो काफ़ी सारे होते हैं सर्च इंजन पूरा का पूरा क्रिएट करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली सर्च इंजन। जो काम हो रहा है सर्च इंजन, सोचो फ्लिपकार्ट का सर्च इंजन बिगड़ जाए, पूरा फ्लिपकार्ट ही खत्म है। फिर फ्लिपकार्ट का अगर सर्च इंजन बिगड़ गया, आप सर्च नहीं कर, कोई भी यूज़र जाता है तो सबसे पहले सर्च करता है। सर्च के बिना ऐसे नहीं डायरेक्ट ऐसे स्क्रॉल कर करके प्रोडक्ट कोई नहीं ढूंढ रहा होता, डायरेक्ट सर्च करता है। तो अगर सर्च इंजन ही बिगड़ गया, खत्म फ्लिपकार्ट। अमेजॉन का सर्च इंजन बिगड़ गया, अमेजॉन खत्म। यूट्यूब का सर्च इंजन बिगड़ गया, यूट्यूब खत्म। तो किसी का भी सर्च इंजन बिगड़ गया, वो एप्लीकेशन खत्म। तो किसी भी एप्लीकेशन का जो बैकबोन होता है ना, कोई भी बड़े एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी बड़े एप्लीकेशन का जो बैकबोन होता है वो होता है इसका सर्च इंजन। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में डिपेंडेंट होता है एक एप्लीकेशन, लेकिन सर्च इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है सर्च इंजन अगर अच्छे से काम कर रहा होता है तो। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशंस वगैरह है उसके लिए आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ कर सकते हो। बट देखो, टेक्स्ट इंडेक्स ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे यूज़ ही नहीं करोगे, टेक्स्ट इंडेक्स आप यूज़ करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े एप्लीकेशंस के लिए, बहुत अगर तगड़े लंबे चौड़े एप्लीकेशंस बना रहे हो तो वहाँ पे देखो काम तो कुछ इसी तरीके से हो रहा होता है, ये आपने समझ रखा है, तो बाकी सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। बट थोड़ा सा वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जब नीड पड़ेगी तब मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारा जो ये जो लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, इंडेक्सिंग पे। तो हर तरह की इंडेक्सिंग हमें पढ़नी है, तो हमने पढ़ भी ली हर तरह की इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं छोटा सा। मल्टी की इंडेक्स हमारा हो गया डन, फिर उसके बाद हमारा हो गया टेक्स्ट इंडेक्स डन, और ऑलमोस्ट सब डन हो गया हमारा। थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चर्चा करेंगे एंड कुछ चीज़ें और मुझे आपको थोड़ी सी चीज़ें बतानी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ एंड फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। तो थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लो एंड थोड़ा इंजॉय करके गाना वाना सुन के आओ, फिर वापस से कंटिन्यू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स बचे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो साथ ही मैं बता दूंगा। एंड मैं चाहूंगा कि अब ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं इसके प्रैक्टिकल आप खुद से करो, क्योंकि मेजर जो इंडेक्सिंग वाला पोर्शन था कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, वो सारा मैंने आपको बता दिया है एंड आपने कर भी लिया है। तो ये सब आप आसानी से कर सकते हो एंड साथ ही साथ कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी हैं, तो वो भी मैं आपको साथ साथ करा दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो सबसे पहला है यूनिक ट्रू। अब यूनिक ट्रू नाम से पता चल रहा है किसी भी फील्ड को यूनिक बनाना हो, डुप्लीकेट अलाउड ना रखना हो, तब हम लोग यूनिक ट्रू का यूज़ करेंगे। एंड ये सारे के सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, आप डालो तो भी ठीक, ना डालो तो भी ठीक, अगर आपको ज़रूरत है तो ही आप इन सब का यूज़ करोगे। सबसे पहले यूनिक ट्रू क्यों करना है, तो इंश्योर करता है कि डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं होने देगा। जैसे कि आपके पास अंडरस्कोर आईडी था, दो डॉक्यूमेंट का सेम अंडरस्कोर आईडी नहीं हो सकता था। सिमिलर तरीके से कोई और फील्ड को आपको यूनिक बनाना है, जैसे कि ईमेल है ना, किसी दो यूजर का सेम ईमेल नहीं होगा, तो ईमेल को आपको यूनिक बनाना है, तो इंडेक्सिंग करते समय आप ऑप्शनल एक पैरामीटर डाल सकते हो यूनिक ट्रू। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब ईमेल यूनिक ही पास होगा, अगर कोई यूजर सेम ईमेल डालने का ट्राई भी करता है तो उसे एरर मिलेगा, सेम ईमेल इंसर्ट नहीं होने देगा ये।
ठीक है। ऑब्वियसली रीड ऑपरेशन फास्ट कर रहे हैं, लेकिन राइट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इतना तो आपको आइडिया लग चुका है। तो ईमेल, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, ETC को आप यहाँ पे यूनिक ट्रू कर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे आपके यूनिक होने चाहिए। ईमेल तो यूनिक होना चाहिए, यूज़र नेम तो ऑब्वियसली यूनिक होता है, फ़ोन नंबर आपकी मर्जी, आप यूनिक रखना चाहो नहीं रखना चाहो। तो अगर कलेक्शन में ऑलरेडी डुप्लीकेट पहले से प्रेजेंट है तो इंडेक्स क्रिएट ही नहीं होगा। यूनिक अगर आप ट्राई करते हो क्रिएट करने का, यूनिक वाला इंप्लीमेंटेशन आप करते हो तो इंप्लीमेंट होगा ही नहीं अगर पहले से कोई डुप्लीकेट वैल्यू प्रेजेंट है। तो मेक श्योर करो कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू प्रेजेंट ना हो, तब आप यूनिक ट्रू इंप्लीमेंट कर रहे हो, और इंप्लीमेंट करने के बाद कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं हो पाएगा। और अगर पहले से है तो इंडेक्स ही नहीं क्रिएट होगा यूनिक ट्रू के साथ, बिना यूनिक ट्रू किए आपको करना पड़ेगा। फिर नल भी एक बार ही अलाउड होता है। ऑब्वियसली नल को भी आप बार बार नहीं डाल सकते हो अगर अनटिल एंड अनलेस आपने स्पार्स या पार्शियल यूज ना कर रखा हो। अब स्पार्स क्या होता है तो आगे देखेंगे। स्पार्स का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उस पर इंडेक्सिंग नहीं करनी है। किसी डॉक्यूमेंट में हो सकता है फील्ड एग्जिस्ट ना करे, फोन नंबर एग्जिस्ट ना करे, तो वहाँ पे आपको इंडेक्सिंग ही नहीं करनी है। तो उस केस में आप स्पार्स ट्रू कर दोगे तो ये बताता है कि उस वाले डॉक्यूमेंट में उस फील्ड पे आपको इंडेक्सिंग नहीं करनी है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो यूनिक ट्रू सिंपल सा है, समझ में आ गया। ये आप कर लोगे, करके देखना। अगर कोई डुप्लीकेट फील्ड पहले से है, डुप्लीकेट वैल्यू पहले से है, तो ये क्रिएट ही नहीं होगा। क्रिएट होने के बाद अब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल पाओगे। फिर उसके बाद है पार्शियल फिल्टर एक्सप्रेशन। ये भी आप ऑप्शनल पैरामीटर में यहाँ पे डालते हो। पार्शियल फिल्टर एक्सप्रेशन ये आपको बताता है किसी, अभी देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, किसी एक कलेक्शन में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे थे एक साथ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे। चाहे ईमेल पे करे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे लगेगा, चाहे नेम पे करे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे लगेगा। लेकिन कुछ ऐसा केस आ गया कि पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं लगाना है, कुछ पर्टिकुलर फिल्टर करके कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स पे ही हमें इंडेक्सिंग लगानी है, बाकी को छोड़ देना है। तो वहां पे पार्शियल फिल्टर एक्सप्रेशन आप यूज करोगे। पार्शियल कुछ डॉक्यूमेंट्स पे ही लगाना है, बाकी को छोड़ देना है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जो यूजर है उसका एज जितनों का ग्रेटर देन 18 है तो उस पर ज्यादा क्वेरी होगी। ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकता है ना कि लेस देन 18 पे तो हम कम ही क्वेरी करेंगे, लेस देन 18 वाले यूजर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, तो उस पर क्वेरी कम होगी काफी, तो उस पर इंडेक्सिंग नहीं करते हैं, स्टोरेज भी तो खर्च होगा। एंड जो ग्रेटर देन 18 वाले हैं जितने भी यूजर्स, उन पे इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो उस केस में आप पार्शियल फिल्टर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। पहला तो पैरामीटर ऑब्वियसली आप दे के बताते हो कि किस पे इंडेक्सिंग करनी है, असेंडिंग डिसेंडिंग। दूसरे में आप इस तरीके से पार्शियल फिल्टर एक्सप्रेशन का यूज करोगे एंड करली ब्रेसेस लगाओगे। एंड ऑब्वियसली जैसे कि आप नॉर्मल क्वेरी करते हो, एज ग्रेटर देन 18, एज लेस देन 18, उसी तरीके से आप यहाँ पे वो अपना कंडीशन दे दोगे। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे एज ग्रेटर देन 18 वाले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे ही आपका इंडेक्सिंग अप्लाई होगा। तो ये भी आप करके देखोगे। कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 30% आप कर रहे हो, 70% आपको खुद से बिल्ड करना है। 30% ट्यूटोरियल, 70% आपको खुद से कुछ करना है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ सारे आप देख देख के कर लेते हो बस, उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस नहीं करते। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको भी करनी होती है। ये भी मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है वही सेम चीज़ें हैं, सेम तरीके से ये लिखना है, एंड फिर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वही होना है। तो आप एक बार खुद से ट्राई करके देखो। इतनी डिटेल चीज़ें आपने कर ली तो ये तो ऑब्वियसली आप कर लोगे। ठीक है, सिर्फ एज ग्रेटर देन 18 वाले डॉक्स इंडेक्स्ड होंगे, उसके अलावा बाकी नहीं होंगे। अब यहाँ पे यूज केस आपके पास आ सकता है एक्टिव यूजर्स ओनली, या फिर पेड यूजर्स पे ही आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग करनी है, या फिल्टर्ड कुछ ऑप्टिमाइजेशंस करने हैं, फिल्टर्ड कुछ डेटा पे काम करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो ऐसे केसेस में आप पार्शियल फिल्टर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। बेनिफिट क्या होगा, आपके पास स्मॉलर इंडेक्स क्रिएट होंगे, स्टोरेज कम जाएगा, फास्टर राइट्स होंगे। तो जिस पे इंडेक्स क्रिएट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली राइट फास्ट होगा आपका, क्योंकि सब डॉक्स इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, कुछ ही डॉक्स इंडेक्स हैं आपके, तो राइट भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। एंड ये आपका जो इंडेक्सिंग है वो एक ट्रेड ऑफ है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बड़ा एक प्यारा सा लाइन है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रीड ऑपरेशन को फास्ट करने के लिए राइट ऑपरेशन को हम लोग त्याग देते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके चलो, बेसिकली बैलेंस बना के चलो, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा बेटर आप ऑपरेशन परफॉर्म करा पा रहे होगे। ठीक है, फिर है एक्सपायर आफ्टर सेकेंड्स, TTL इंडेक्स। अब ये क्या कहता है, TTL मतलब होता है क्या होता है TTL मतलब होता है टाइम टू लाइव। ठीक है, फुल फॉर्म मैं भी भूल गया एक्चुअली। देखो ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है, सब थ्योरेटिकल हैं। TTL टाइम टू लाइव आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सपायर आफ्टर सेकेंड्स का जब आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ऑटो डिलीट हो जाता है डॉक्यूमेंट। ऑटो डिलीट हो जाता है मतलब, अच्छा ऑटो डिलीट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ऑटो डिलीट डॉक्यूमेंट होता है या फिर इंडेक्स होता है। जब भी आप यहाँ पे एक ये वाला पैरामीटर डालते हो एक्सपायर आफ्टर सेकेंड, जैसे कि 3600 आपने डाल दिया, तो ये ऑब्वियसली आपके पास 3600 मिली सेकेंड। अब ये मिली सेकेंड में होता है या सेकेंड में होता है, तो ये आप आके गूगल पे चेक कर सकते हो। मैं भी कन्फ्यूज हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। एक्सपायर आफ्टर सेकेंड
ये मिली सेकेंड में ले रहा होता है या फिर सेकेंड में ले रहा होता है। एक्सपायर आफ्टर सेकेंड्स टेक वैल्यू इन मिली सेकेंड और सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखो ये आपके पास सेकेंड्स में ले रहा होता है, नॉट मिली सेकेंड। तो ये जो 3600 दे रखा है यहाँ पे, ये 3600 आपके पास क्या है, सेकेंड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 3600 सेकेंड के बाद यहाँ पे जब भी देखो क्रिएटेड एट में 1 डाल रखा है, दैट मीन्स जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसके 3600 ये बैकग्राउंड में मॉनिटर करता रहेगा। टीटीएल मॉनिटर जैसे ही आपके पास, जैसे ही आप ये इंडेक्सिंग अप्लाई करते हो तो बैकग्राउंड थ्रेड टीटीएल मॉनिटर आपका रन हो रहा होगा एंड ये टीटीएल मॉनिटर आपका मॉनिटर करता रहेगा कि आपका बेसिकली इंडेक्स एक्सपायर तो नहीं हो गया। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उससे रिलेटेड एक इंडेक्स बनता है, इंडेक्स की एंट्री क्रिएट होती है बाइनरी ट्री में, तो इंडेक्स मॉनिटर करता रहेगा कि वहाँ पे आपने एक्सपायरी तो नहीं लगा रखी है। दैट मीन्स अगर 3600 सेकंड के बाद वो एक्सपायर हो रहा है तो 3600 सेकंड के बाद वो देखेगा कि ये इंडेक्स एक्सपायर हो गया है। उस इंडेक्स से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट को डिलीट करेगा, ना कि इंडेक्स की एंट्री को। वो डॉक्यूमेंट को डिलीट करेगा एंड जैसे ही डॉक्यूमेंट डिलीट होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको पता है उससे रिलेटेड एंट्री भी डिलीट हो जाती है। MongoDB में ऐसा होता है, जब आप राइट करते हो, इंसर्ट करते हो तो ऑटोमेटिक एंट्री भी बनती है एंड जब आप डिलीट करते हो तो ऑटोमेटिकली एंट्री भी डिलीट हो जाती है। ये आपको पता है। तो और अगर नहीं पता है तो शायद आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को, लेकिन मैंने बताया है कुछ बारी मैंने डिस्कस किया है इसको कि जब भी आप इंसर्ट करते हो तो ऑब्वियसली एंट्री भी क्रिएट होगी, तो वहाँ पे आपका राइट प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो क्रिएट इंडेक्स आप जब भी करोगे तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एक्सपायर आफ्टर सेकेंड्स, जिससे कि, और ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ डेट वाले फील्ड पे ही लगेगा। बैकग्राउंड प्रोसेस रन होता है, इंस्टेंट डिलीट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ डेट फील्ड पे ही काम करता है। तो जितने भी डेट वाले फील्ड हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे लगाओगे। जैसे ज़्यादातर तो क्रिएटेड एट पे जैसे हमने लगा दिया, तो जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, अगर डिलीट करना चाहते हो आप कुछ सेकंड बाद मॉनिटर करके, तो जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसके 3600 सेकंड बाद, क्योंकि टीटीएल मॉनिटर कर रहा है तो इंडेक्स को देखेगा कि अच्छा इसका तो ये तो एक्सपायर हो गया, तो जाके डॉक्यूमेंट डिलीट कर देगा। डॉक्यूमेंट के बाद वो इसकी एंट्रीज भी गायब हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये करता है आपका एक्सपायर आफ्टर सेकेंड्स। और ये सारी की सारी चीज़ें ना प्रोजेक्ट्स में ही आप डायरेक्टली जाके कर लोगे, तो यहाँ पे अलग से टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। ये मैं खुद बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अलग से टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है कि आपने टाइमर लगाया एंड फिर चेक कर रहे हो डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स करते समय ही आप करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बाकी ये सब आप ट्राई करके देख सकते हो, यूनिक, ट्रू एंड पार्शियल फिल्टर एक्सप्रेशन। अच्छा, ये आपको पता कैसे चलेगा कि पार्शियली कुछ डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई हुआ एंड कुछ पे अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि इंडेक्स तो हमें दिखता नहीं है विजुअली। MongoDB में ऐसा कोई फीचर नहीं कि इंडेक्स हम पूरा का पूरा देख पाएं। तो ये कैसे पता चलेगा कि पार्शियल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हुआ है बाकी पे नहीं हुआ है? तो एक्सप्लेन का यूज़ करके। ऑब्वियसली अगर 18 से ज़्यादा वाले पे आपने लगा रखा है इंडेक्स, तो 18 से ज़्यादा वाले को जब क्वेरी करोगे तो वहाँ पे आपका IX स्कैन होगा एंड 18 से कम वाले पे जब आप क्वेरी करोगे तो आपका कलेक्शन स्कैन होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ पार्शियल फिल्टर एक्सप्रेशन यहाँ पे लग रखा है, ठीक है। बाकी यूनिक, ट्रू तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। एक्सपायर आफ्टर सेकंड्स आपको समझ में आ गया। फिर आता है कवर्ड क्वेरी। अब कवर्ड क्वेरी एक कॉन्सेप्ट है, अलग से कुछ यहाँ पे लॉजिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है बस। वो ये कहता है कि जब क्वेरी का सारा डेटा इंडेक्स से ही मिल जाए, DB को एक्चुअल डॉक्यूमेंट फैच ही नहीं करना पड़े। इसका मतलब ऑब्वियसली आप इंडेक्स बना रहे हो, मान लो एज पे आप इंडेक्स बना रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, एज का वैल्यू आपके पास सेव होगा, है ना, एज उसका वैल्यू सेव होगा, उसके रिलेटेड आपके पास इंडेक्स बन जाएगा। तो एज आपके पास है, ठीक है, इंडेक्सिंग एज पे हो रखी है, तो एज वाला डेटा आपके पास ही है। नेम पे इंडेक्सिंग हो रखी है, तो नेम वाला डेटा इंडेक्स में प्रेजेंट है। जिस पे भी इंडेक्सिंग करोगे उसका डेटा उसके पास प्रेजेंट होगा इंडेक्स के पास, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर नेम पे आपने इंडेक्सिंग कर रखी है तो इंडेक्स में नेम का डेटा आपके पास प्रेजेंट होगा। एंड आपको क्वेरी भी कुछ ऐसे ही करनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए। क्वेरी आपको करनी है, सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए। प्रोजेक्शन आपने पढ़ रखा है, सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, आईडी भी नहीं चाहिए, अंडरस्कोर आईडी भी नहीं चाहिए, ना तो एज चाहिए, ना तो जेंडर से आपको मतलब है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए। एंड क्योंकि नेम पे आपने इंडेक्सिंग कर रखी है तो डायरेक्ट ये बी ट्री में जाके नेम को ढूंढेगा एंड वो आपको डेटा दे देगा। अलग से आपको वो पूरा का पूरा जो कलेक्शन के अंदर डेटा है वो डेटा लाके देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट बी ट्री में ही डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये कवर्ड, इसे हम लोग कहते हैं कवर्ड क्वेरी, कि जब आपके पास इंडेक्स से ही डेटा फैच हो जाए। जैसे कि आपने db.users.create इंडेक्स कर रखा है नेम और एज पे, और आप यहाँ पे नेम पे क्वेरी लगा रहे हो, और आप यहाँ पे प्रोजेक्शन पे आपने बोल रखा है कि नेम चाहिए मुझे, एज चाहिए और आईडी मुझे नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना, आईडी भी आप यहाँ पे कट आउट कर दोगे, आईडी नहीं चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ नेम और एज तो आपके पास इंडेक्स में ही प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट ये इंडेक्स से ही ला के दे देगा। कलेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। डेटा
के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इंडेक्स से ही इतना डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, सुपर फास्ट कह सकते हो आप। एंड डिस्क रीड कम हो जाता है, डिस्क को रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट इंडेक्स से डेटा ला के दे देगा, क्योंकि उतना डेटा इंडेक्स के पास ही प्रेजेंट है। कवर्ड नहीं होगा अगर एक्स्ट्रा फील्ड मांग ली, अगर यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा फील्ड आपने मांग ली देन वो कवर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा लाने के लिए उसे कलेक्शन पे जाना, ऑब्वियसली एड्रेस प्रेजेंट है लेकिन डेटा तो लाके देना पड़ेगा। और अगर अंडरस्कोर आईडी भी आपने इंक्लूड कर ली फिर भी यहाँ पे आपके पास ये कवर्ड क्वेरी नहीं कहलाएगा। तो मेक श्योर कि जो डेटा आपके पास इंडेक्स में प्रेजेंट है सिर्फ वही डेटा आप मंगा रहे हो, तभी उसे हम लोग कवर्ड क्वेरी बोलेंगे। एंड बैटरी लो हो गई है तो मैं फटाफट कनेक्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज सारा मेहनत हमारा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कवर्ड क्वेरी किसे कहते हैं। और एक्चुअली ये आप देख सकते हो कि कवर्ड क्वेरी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये आप यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक फील्ड पे इंडेक्सिंग लगाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आर्टिकल्स में ही टाइटल पे इंडेक्स लगा रहा हूँ। तो db.articles.create_index एंड मैंने बोला कि आर्टिकल आई एम सो सॉरी टाइटल पे इंडेक्स लगा दो। बहुत बढ़िया, तो टाइटल पे इंडेक्सिंग हमारी हो गई। रन करते हैं, टाइटल पे हमारी इंडेक्सिंग हो जाएगी। बहुत बढ़िया, टाइटल पे इंडेक्सिंग हो गई और सिंगल फील्ड इंडेक्स हमने लगाया है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंगल फील्ड इंडेक्स हमने लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे db.articles. मैं पूरा ही फाइंड करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडेक्स तो लगा दिया है, तो ऑब्वियसली इंडेक्सिंग से ही पूरा डेटा आ रहा होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, अभी अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन ना दूँ, .explain मैं करता हूँ, कोई प्रोजेक्शन मैंने नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पे स्टेज कॉल स्कैन आपको दिख रहा है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, डॉट नहीं, इसके अंदर मैं एग्जीक्यूशन स्टैट्स डाल दूंगा, तो मुझे वो भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये देखो एग्जीक्यूशन स्टैट्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉल स्कैन है एंड स्टेज जो है ये फैच आपके पास यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली इंडेक्सिंग के बेसिस पे यहाँ पे सर्च करूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि सिर्फ मुझे नेम चाहिए, और एक्चुअली मुझे ये पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ पता कैसे चलेगा कि मैं उसी फील्ड पे सर्च कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको भी हटा लेता हूँ और 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं देख लूँ कि यहाँ पे टाइटल क्या क्या है। तो टाइटल के बेसिस पे मैं सर्च करूँगा बेसिकली, तो ये वाला टाइटल सर्च कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से टाइटल, बढ़िया, तो मैंने सर्च कर लिया। .explain अब करते हैं और एग्जीक्यूशन स्टैट्स भी दे ही देते हैं, एग्जीक्यूशन स्टैट्स, और रन करते हैं अब। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है स्टेज फैच एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेज IX स्कैन। तो ऑब्वियसली इंडेक्स स्कैनिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे उसके जस्ट ऊपर देखो विनिंग प्लान में स्टेज आपको क्या दिख रहा है, फैच दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन डाल दूँ और बोलूँ कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइटल ही चाहिए और आईडी भी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टाइटल चाहिए, अंडरस्कोर आईडी भी मुझे नहीं चाहिए, तो टाइटल वाला डेटा तो आपको डायरेक्टली इंडेक्स में ही मिल जाएगा, बाइनरी ट्री में बोल रहा हूँ, बी ट्री में ही मिल जाएगा। तो वहाँ से डायरेक्ट ये डेटा आ जाएगा, फैच करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ और अब आप देखोगे कि प्रोजेक्शन कवर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इंडेक्स स्कैनिंग अभी भी हुई है लेकिन प्रोजेक्शन कवर्ड, दैट मीन्स इंडेक्स से ही आपको पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ गया, अलग से फैच करने की नीड नहीं पड़ रही है, मल्टीपल क्वेरीज यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये उससे भी ज़्यादा फास्ट हो गया। इंडेक्सिंग में तो फास्ट होता ही था, लेकिन ये और ज़्यादा फास्ट हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा फैच करने की नीड नहीं पड़ रही है, सारा का सारा डेटा इंडेक्स से ही मिल जा रहा है। बढ़िया, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर विनिंग प्लान। अब विनिंग प्लान आपका यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कि MongoDB, अगर आपके पास मल्टीपल इंडेक्स आपने बना रखी है, नेम पे मल्टीपल इंडेक्स बना रखी है, लेट्स से नेम 1 हमने कर दिया, तो ऑब्वियसली नेम पे इंडेक्स बन गई नेम 1, एंड फिर हमने नेम 1 एंड एज 1 इस तरीके से कंपाउंड इंडेक्स बना रखा है, तो ऑब्वियसली ये नेम पे तो काम करेगा ही करेगा। तो 2 इंडेक्स हो गई ना हमारे पास नेम के लिए, ये वाला इंडेक्स भी हो गया एंड फिर एक कंपाउंड इंडेक्स भी हो गया, जहाँ पे नेम पे तो इंडेक्स काम करेगा ही करेगा। तो वो किसे प्रायोरिटी देगा, जब हम लोग नेम पे क्वेरी लगाएंगे, सिर्फ नेम पे, अगर नेम एज दोनों पे लगाते हैं तो कंपाउंड को ही प्रायोरिटी देगा, लेकिन सिर्फ नेम पे अगर लगाते हैं तो वो इस वाले इंडेक्स के हिसाब से काम करेगा या फिर इस वाले इंडेक्स के हिसाब से काम करेगा, किस हिसाब से काम करेगा। तो MongoDB डिसाइड करता है कौन सा इंडेक्स यूज करेगा, MongoDB डिसाइड करता है। डिसाइड कैसे करता है, इन केस ऑफ मल्टीपल इंडेक्स ऑन सेम फील्ड MongoDB टेस्ट्स मल्टीपल इंडेक्सेस वंस। मल्टीपल जितने भी इंडेक्स होंगे, अगर सेम फील्ड पे हैं, जितने भी इंडेक्सेस होंगे सबको एक साथ टेस्ट करेगा, पिक करेगा और कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे टेस्ट करेगा, ऐसा नहीं कि सब पे, कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे, और बहुत फास्ट होता है ये टेस्ट। तो टेस्ट रन करेगा सारे के सारे इंडेक्स के लिए और पिक करेगा सबसे फास्टेस्ट विनिंग प्लान। ठीक है,
बहुत सारे इंडेक्स हैं, तो कौन से इंडेक्स पे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिल रहा है, पहले वाले पे ज़्यादा जल्दी आउटपुट मिल रहा है, दूसरे वाले पे मिल रहा है, या तीसरा जो इंडेक्स है उस पर मिल रहा है, तो वो पिक करेगा, वो फास्टेस्ट विनिंग प्लान वो पिक करेगा एंड कैचेज इट फॉर फ्यूचर। वहाँ पे आपको कैच कर लेगा, ठीक है, कैच मेमोरी वगैरह आप समझ रहे हो, तो कैच कर लेगा फ्यूचर के लिए। दोबारा से आपको वो वापस से ये पूरा का पूरा री इवैल्यूएशन नहीं होगा विनिंग प्लान का कि कौन सा इंडेक्स के बेसिस पे मुझे सर्च करना है। अगर सेम क्वेरी आ रही है तो जो इसने कैच कर रखा है कि ये वाला इंडेक्स जीता था, तो उसके हिसाब से वो वापस से क्वेरी रन कर लेगा। मतलब समझ में आया? मतलब सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मे बी मैंने कन्फ्यूज़ कर दिया थोड़ा सा। यहाँ पे नेम पे इंडेक्स है, फिर आपके पास नेम 1 एज 1 इंडेक्स है, फिर आपके पास इस तरीके से कुछ है नेम 1 एंड जेंडर 1 आपके पास इंडेक्स है। तो ये दो तो कंपाउंड इंडेक्स है, लेकिन आपको पता है कंपाउंड इंडेक्स में स्टार्टिंग का जो है ये इस पर भी इंडेक्सिंग प्रॉपर तरीके से काम कर रही होती है अगर हम लोग क्वेरी कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। अगर नेम पे क्वेरी करते हैं, हम लोग नेम पे क्वेरी करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी है, 3 इंडेक्स है हमारे पास, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ठीक है, 3 है। तो अब तीनों में से किसके हिसाब से काम करेगा? तो ये क्या करेगा, एक टेस्ट रन करेगा। मोंगोडीबी एक टेस्ट रन करेगा, इस पर भी बेसिकली काम करेगा एंड इस पे भी काम करेगा एंड इस पे भी काम करेगा एंड देखेगा किस पे रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिल रहा है। तो जिस पे रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेगा वो वाला ये कैच कर लेगा, बेसिकली सेव कर लेगा। एंड फिर जब आप दोबारा से क्वेरी रन करोगे तो उसे वापस से री इवैल्यूएशन करने की नीड नहीं, उसे पता है कि ये वाला ज़्यादा फास्ट काम करता है तो इसी के हिसाब से वो रिजल्ट दे रहा होगा। अब समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप ये करके भी देख सकते हो। चलो मैं करके दिखाई देता हूँ अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइटल पे तो ऑलरेडी मैंने इंडेक्स बना रखा है ना, टाइटल पे ऑलरेडी मैंने इंडेक्स बना रखा है और देख लेता हूँ मैं कौन कौन से फील्ड्स हैं। आर्टिकल्स डॉट फाइंड सिंपली करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा और कौन कौन से फील्ड्स हैं। तो कंटेंट भी है ना, आई थिंक, हाँ कंटेंट भी है। तो टाइटल और कंटेंट दोनों पे एक काम करते हैं, इंडेक्स बना लेते हैं कंपाउंड इंडेक्स, ठीक है। तो डॉट क्रिएट इंडेक्स एंड मैं बोलूँगा टाइटल पे बनाओ एंड साथ ही साथ टाइटल पहले होना चाहिए ये आपको पता है ना, कंपाउंड इंडेक्स में ऑर्डर बहुत मैटर करता है, और कंटेंट 1, ठीक है। तो एक और इंडेक्स हमने बना लिया, तो ऑब्वियसली कंपाउंड सर्च भी यहाँ पे हो पा रहा होगा एंड सिंपली टाइटल के साथ भी हम लोग रन कर पा रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये वाला कमांड वापस से रन करूँगा और मुझे एग्जीक्यूशन स्टैट्स देखना और प्रोजेक्शन वगैरह मुझे यहाँ पे कुछ, या लेना चाहो सिर्फ टाइटल ही लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट ठीक है ये मैं नहीं लेता हूँ, अदरवाइज आप फालतू में कंफ्यूज हो गए। तो सिंपली ये हमारा हो गया क्वेरी, बढ़िया। और ये लास्ट में मैंने लगा दिया एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन स्टैट्स। अब देखना क्या होगा, अब हमारे पास 2 इंडेक्स हैं, एक तो नॉर्मल ये टाइटल 1 वाला है हमारे पास, बेसिकली टाइटल को क्या बोल रहा हूँ मैं, असेंडिंग डिसेंडिंग जो होता है टाइटल के सब पे बेसिस पे सॉर्टेड है। एंड फिर एक है हमारा टाइटल और कंटेंट दोनों के बेसिस पे, लेकिन टाइटल के हिसाब से हम लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं, आपने देखा है, ठीक है। टाइटल पे वर्क करता है, कंटेंट पे भले ही कलेक्शन स्कैन होगा। तो अब इसके पास 2 रास्ते हैं, एक तो सिंगल फिल इंडेक्स वाला, एक कंपाउंड इंडेक्स में जो ये टाइटल है ये वाला। तो कौन से रास्ते पे ये चलेगा और किसे रिजेक्ट करेगा? तो वही सेम काम करेगा जो कि मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया। तो मैं इसे रन करता हूँ और आप देखोगे, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, आप देखोगे विनिंग प्लान में इसने सिलेक्ट किया है इस वाले को, इंडेक्स नेम टाइटल 1। दैट मीन्स इसने ये वाला इंडेक्स प्रेफर किया और इस वाले इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया। देखो रिजेक्टेड प्लान भी आपको दिख रहा है, तो इसने इस वाले को रिजेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली टाइटल 1 वाले से ज़्यादा फास्टर आउटपुट मिल रहा होगा, तो उसने उसे सिलेक्ट किया, वो विनिंग प्लान में गया एंड ये रिजेक्ट हो गया, तो ये रिजेक्टेड प्लान में आ गया। तो आई होप आपको विनिंग प्लान एंड रिजेक्टेड प्लान भी समझ में आ गया। अगर और मल्टीपल इंडेक्स होते तो उसी तरीके से टेस्ट रन करता एंड एक सिलेक्ट करता कि फास्टेस्ट कौन सा एंड उसे कैच कर लेता। फिर जब आप दोबारा से करते तो वापस से उसे वो प्लान वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपको आउटपुट दे रहा होता। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, सिंपल सी चीज़ें हैं। इंडेक्स कार्डिनलिटी, अब ये क्या है, तो थ्योरेटिकल है और कुछ नहीं है। यूनिक वैल्यूज़ कितने हैं फील्ड में ये बताता है कार्डिनलिटी। अगर यूनिक वैल्यूज़ ज़्यादा हैं दैट मीन्स हाई कार्डिनलिटी फील्ड्स आर बेस्ट फॉर इंडेक्सिंग। ठीक है, ये तो अभी पहले छोड़, पहले समझो कार्डिनलिटी क्या है। यूनिक वैल्यूज़ कितने हैं फील्ड में ये आपका बताता है कार्डिनलिटी। जैसे कि जेंडर है आपके पास लो कार्डिनलिटी का, ठीक है, क्योंकि यूनिक वैल्यूज जेंडर में कम होते हैं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेल मेल मेल, फीमेल फीमेल फीमेल, अदर अदर अदर, यही 3 होंगे। तो यूनिक वैल्यूज़ बहुत कम है, तो इसकी लो कार्डिनलिटी है। ईमेल की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई कार्डिनलिटी है, क्योंकि आपको पता है ईमेल में यूनिक वैल्यूज़ ही होंगे। हो सकता है यूनिक आपने ट्रू नहीं कर रखा है तो कुछ रिपीट भी हो गए, लेकिन मैक्सिमम यूनिक वैल्यूज़ ही होंगे, तो हाई कार्डिनलिटी है। एंड हाई कार्डिनलिटी फील्ड पे इंडेक्सिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट साबित होती है।
तो इंडेक्सिंग जब भी आपको करनी है तो मेक श्योर करो कि हाई कार्डिनलिटी फील्ड पे आप कर रहे हो। बाकी और भी फैक्टर्स हैं जो कि मैंने आपको बताया, तो सब ध्यान में रखने हैं। किस तरीके से क्या करना है वो तो प्रोजेक्ट में आपको पता चलेगा ही, ठीक है। फिर उसका स्पार्स। अब स्पार्स क्या है? सिंपल है, स्पार्स उन डॉक्यूमेंट्स पे इंडेक्स बनाएगा जिसमें कि फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर आप स्पार्स ट्रू कर देते हो तो सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स पे इंडेक्स बनेगा जिसमें कि फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो इग्नोर कर दिया जाएगा उसे, मिसिंग फील्ड्स इग्नोर हो जाएंगे। बढ़िया, करके देख लेना आप। अब फाइनली बात करते हैं इंडेक्स परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इंडेक्स परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे ये तो मैंने आपको चेक करके दिखाई दिया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना होता है एंड किस तरीके से आपका कहाँ कलेक्शन स्कैन हो रहा होता है, कहाँ IX स्कैन हो रहा होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। सबसे पहला टिप है कि ऑलवेज इंडेक्स फ्रिक्वेंटली क्वेरीड फील्ड। फ्रिक्वेंटली क्वेरीड फील्ड मतलब जिस फील्ड पे ज़्यादा क्वेरी अप्लाई हो रही है, जैसे कि नेम पे ज़्यादा क्वेरी अप्लाई होती है, टाइटल पे ज़्यादा क्वेरी अप्लाई होती है, तो इन सारे फील्ड्स को इंडेक्स करना ज़्यादा बेटर है इंस्टीड ऑफ कि लेस क्वेरी वाले फील्ड पे आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, जैसे कि जेंडर हो गया एंड कुछ क्रिएटेड ऐड हो गया, कोई डेट वगैरह हो गया। तो उन सारे पे आप अप्लाई, डिपेंड करता है कि कैसा फील्ड है। अगर ज़्यादा क्वेरी वाला फील्ड है तो ऑब्वियसली मैं उसी पे इंडेक्सिंग करने के लिए कह रहा हूँ आपको। तो यूज़ कंपाउंड इंडेक्स स्मार्टली, एंड कंपाउंड इंडेक्स को भी स्मार्टली यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंडेक्स से 2 फील्ड्स के साथ भी सर्च होता है एंड एक स्टार्टिंग वाला फील्ड जो आपका होता है, ऑर्डर बहुत मैटर करता है, स्टार्टिंग वाले फील्ड पे भी वो काम कर रहा होता है, तो 2 काम आपका एक साथ हो जाता है। तो कंपाउंड इंडेक्स को आपको स्मार्टली यूज़ करना है एंड अवॉइड करना है अननेसेसरी इंडेक्सेस, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली सेक्रीफाइस होता है राइट प्रोसेस का, एंड साथ ही साथ स्टोरेज भी जा रहा होता है आपका। तो अवॉइड करना है अननेसेसरी इंडेक्सेस को, ठीक है। और किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टैट्स एंड ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। व्हेन टू यूज़ इंडेक्सेस, तो ऑब्वियसली लार्ज डेटा पे 1000+ डॉक्स हैं या लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ डॉक्स हैं, तो आप वहाँ पे ऑब्वियसली इंडेक्स यूज़ कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली सर्च फील्ड पे आपको इंडेक्स यूज़ करना ही है। बहुत ज़्यादा जो फील्ड सर्च किए जा रहे हैं उस पर इंडेक्स यूज़ करोगे ही करोगे, ताकि रीड ऑपरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए। शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। अब शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग पे भी आप यहाँ पे इंडेक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। एक्चुअली शॉर्टिंग पे तो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप इंडेक्स, मान लो नेम पे आप इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हो तो नेम ऑलरेडी शॉर्टेड फॉर्म में होगा, ये ध्यान से समझना। नेम पे अगर आप इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली बी ट्री में तो नेम शॉर्टेड ही है, तो अगर आप शॉर्ट करोगे वापस से नेम के बेसिस पे अपना फाइंड करके डॉट शॉर्ट अगर चेनिंग करोगे, तो वहाँ पे शॉर्ट करने में ही अलग से कोई प्रोसेस रन नहीं करेगा, कोई अलग से एल्गोरिदम रन नहीं करेगा। बी ट्री में प्रेजेंट है ऑलरेडी शॉर्टेड पूरा, वहाँ से डायरेक्ट उठा के आपको दे देगा, तो बहुत ज़्यादा फास्ट शॉर्ट होगा, ठीक है। तो शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इंडेक्स। तो उन सारे केसेस में तो ऑब्वियसली अगर आप इंडेक्स यूज़ कर रहे हो तो क्वेरी भी फास्ट हो जाएगा, एंड साथ साथ अगर आप चेन करके शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग वगैरह कर रहे हो तो वो भी ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग से करने की नीड नहीं है ना, इंडेक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, डायरेक्ट जाएगा, उठाएगा और दे देगा। तो शॉर्टिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इंडेक्स। कंपनीज ऑलवेज यूज इंडेक्सिंग फॉर सर्च, फिल्टरिंग, रिकमेंडेशंस, etc के लिए करती है, क्योंकि ये सारे के सारे रीड प्रोसेस है आपके। ऑब्वियसली सर्च कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, रिकमेंडेशन आप बेसिकली आपको मिल रहा है, तो ये सारे के सारे रीड प्रोसेस हैं। तो रीड प्रोसेस अगर बहुत ज़्यादा, बेसिकली सर्च कर रहे हो तो रीड प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा होगा, फिल्टर कर रहे हो रीड प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा होगा, रिकमेंडेशन रीड प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो रीड प्रोसेस बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रीड प्रोसेस को फास्ट करना होगा, तो फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हो। तो ये बस ध्यान में रखना कि अगर रीड प्रोसेस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू राइट प्रोसेस, तब आपको इंडेक्सिंग यूज़ करनी है, एकदम सिंपल में। और अगर राइट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, रीड प्रोसेस कम है, तो भूल से भी मत करना, ठीक है, क्योंकि राइट प्रोसेस ही ज़्यादा है, बहुत स्लो हो जाएगा आपका साइट। When not to use indexes, when collection is small, जब कलेक्शन स्मॉल है तब तो फालतू में इंडेक्स बनाओगे, मेमोरी आपका बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा मेमोरी स्पेस ज़्यादा खाएगा, एंड इंडेक्स से कोई मतलब भी नहीं है। छोटा सा अगर कलेक्शन है तो डायरेक्ट कलेक्शन स्कैन भी करोगे तो फटाफट रिजल्ट आ जाएगा, वहाँ पे इंडेक्सिंग करने की क्या नीड है, फालतू में मेमोरी जा रहा है, तो वैसे केस में आपको इंडेक्सिंग नहीं करनी है। When fields with low variation, जैसे कि जेंडर में क्या ज़्यादा वेरिएशन है, मेल फीमेल अदर, बस इतना सही है, तो इस केस में भी इंडेक्सिंग सिर्फ जेंडर में करने की नीड नहीं है, कंपाउंड वे में आप जा सकते हो अगर नीड पड़ती है तो। व्हेन क्वेरीज आर कॉम्प्लेक्स, अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल फील्ड्स हैं, नेम, टाइटल, etc बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो वहाँ पे भी करके क्या फ़ायदा है, ठीक है। बेसिकली ऑब्वियसली इंडेक्सिंग से रीड ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा, लेकिन वही मैंने बोला राइट ऑपरेशन भी स्लो हो जाएगा, एंड साथ ही साथ सारे के सारे फील्ड्स में अगर मल्टीपल फील्ड्स ऑब्वियसली क्वेरी में आ रही हैं तो सारे के सारे फील्ड पर इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, स्टोरेज भी तो जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ही करना है, ज़रूरत पड़े तो कर सकते हो, लेकिन बैलेंस बना के राइट, रीड, स्टोरेज सबका बैलेंस होना चाहिए।
व्हेन द कलेक्शन इज फ्रीक्वेंटली अपडेटेड मोर राइट ऑपरेशन, जब कलेक्शन फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा हो, जैसे कि मैंने बताया राइट ऑपरेशन अगर ज़्यादा है तो भूल से भी इंडेक्स अप्लाई नहीं करना है, वरना राइट प्रोसेस आपका ऑलरेडी स्लो हो जाता है अगर इंडेक्सिंग आप अप्लाई करते हो तो राइट प्रोसेस जहाँ ज़्यादा हो रहा है, फॉर्म सबमिट करने का एंड उस पर चेंजेस वगैरह करने का, ये सारा प्रोसेस ज़्यादा है, तो रीड ऑपरेशन को स्लो ही रहने दो क्योंकि राइट वाला काम ज़्यादा हो रहा है। इंडेक्सिंग स्लोज राइट प्रोसेस, ठीक है, इंडेक्सिंग स्लो कर देता है राइट प्रोसेस को, हमें पता चल गया। कैसे स्लो करता है? अगर इंसर्ट कर रहे हो तो जैसे ही इंसर्ट करोगे डॉक्यूमेंट, तो अगर आप उस फील्ड को इंसर्ट कर रहे हो, जैसे नेम पे आपने इंडेक्सिंग कर रखी है एंड कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहे हो तो उसमें नेम भी इंसर्ट होगा। जब नेम इंसर्ट होगा तो ऑब्वियसली ट्री में पूरा का पूरा ट्री को वापस से रीबैलेंस करना पड़ेगा एंड एक अलग से एंट्री बनानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि इंडेक्सिंग कर रखी है तो जो नया इंसर्ट होगा उस पर भी तो इंडेक्स बनेगा ना। तो राइट प्रोसेस इस तरीके से स्लो हो जाता है आपके पास। अपडेट करोगे तो मान लो अब सेम तरीका, अगर नेम पे आपने बना रखी है इंडेक्सिंग, तो अगर बाकी सारे फील्ड्स पे कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नेम पे कर रहे हो तो इंडेक्स में नेम पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली शॉर्टेड है ना आपके पास बी ट्री में, तो अगर नेम में आपने कुछ छेड़खानी कर दी तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा ट्री को रीबैलेंस करना पड़ेगा, पुराना वाला आपके पास डिलीट होगा इंडेक्स, नया वाला क्रिएट होगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस की वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है राइट प्रोसेस। डिलीट में भी सेम काम, डिलीट करोगे तो ट्री में से भी डिलीट होगा, ट्री वापस से रीबैलेंस होगा। सो फाइनली लास्ट लाइन जो कि लोग गाते रहते हैं एंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली क्यों गाते हैं ये लाइन। तो इंडेक्सिंग इज अ ट्रेड ऑफ रीड फास्ट राइट स्लो। ट्रेड ऑफ मतलब आपको पता है सेक्रीफाइस, ठीक है, रीड फास्ट करने के लिए राइट स्लो करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस किया हमने राइट प्रोसेस का रीड फास्ट करने के लिए। अगर रीड फास्ट करना है तो राइट को स्लो करना पड़ेगा, ये सेक्रीफाइस कर रहे हो आप, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है कि दोनों में बैलेंस बना के चलो, बहुत ज़्यादा राइट का सेक्रीफाइस भी ना कर दो और बहुत ज़्यादा रीड को फास्ट भी ना बना दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीड को फास्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा राइट को स्लो करना ही पड़ेगा। तो आई होप मैं आपको इंडेक्सिंग बहुत प्रॉपर तरीके से समझा पाया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्सिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिंग। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि बहुत इंडस्ट्री लेवल पे आपको सारी की सारी चीज़ें समझाई जाए। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें तो आप देखोगे कि कोर्स में, अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी की बेइज्जती भी नहीं कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें क्यों नहीं कराई जाती है, क्या रीज़न है, वो सारी की सारी बात की बात है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती है ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत मैंने खुद ढूंढा है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कि मैं ये सारी की सारी चीज़ें सीख पाऊँ। इंडेक्सिंग, एग्रीगेशन, पाइपलाइन, नाम तो सारे लोग जपते रहते हैं, किन्हीं से भी आप सुनोगे नाम बोलोगे कि इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है, पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है, करा भी दो सर, ठीक है। इंडेक्सिंग इंपॉर्टेंट है, करा दो, पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है, करा दो, एग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है, करा दो, जो जो इंपॉर्टेंट है सब करा दो। सिर्फ ऐसे रोड मैप देने से नहीं होता है कि रोड मैप हमने दे दिया, आप भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या कोर्स में हमने करा दिया, पैसे दो, कोर्स लो और कर लो। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हो गया इंडेक्सिंग खत्म, ठीक है, बाय, मज़े करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।